अब जैसे कि बात करते लोग कि संसद में चर्चा करेंगे, 18 घंटे बात करेंगे। क्या राहुल गांधी जो चांदी की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए वो 18 घंटे नीट के मुद्दे पर बात कर पाएंगे? अखिलेश यादव जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, क्या ये 18 घंटे नीट के मुद्दे पे बात कर पाएंगे? तो ये क्या करेंगे, वहां हंगामा ही करेंगे। आप उस दिन गए थे जिस दिन लाठीचार्ज वगैरह सारे? नहीं, क्यों? जब तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तुम वहां संसद पे चढ़ाई क्यों कर रहे हो? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी किसी की लाठियां पड़ी? जो मेन लोग जो स्टेज पे थे उनमें से अरुणिता रॉय हो गई, केजरीवाल हो गए, डिंपल यादव हो गई, अभिजीत दीपके हो गए, विजेता दहिया हो गए, नेहा हो गई, इनके ऊपर किसी के ऊपर लाठी पड़ी? क्योंकि इनको पता था कि आज हम गलत कदम उठवाने वाले हैं बच्चों से। इनको पता था कि अगर ये लोग आगे जाएंगे तो पुलिस इनको पीटेगी, तो ये लोग तुरंत पीछे आ गए। अगर एक के पास मर्सिडीज है और उसके आगे अगर 80 लगा हुआ है तो वो गरीब है, और अगर जिस बाप खेत में काम कर रहे हैं और उसके आगे जनरल लिखा हुआ तो वो अमीर है। ये कैसा संविधान, ये कैसा न्याय? अभी तो अपने बवाल मचा दिया ट्विटर पे, पूरा एकदम हर्ष नाम की लहर चल रही है ट्विटर पे। कोई ये सुनता है? मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूँ कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूँ सर, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर। कहीं पे 1 मिलियन, कहीं पे 5 मिलियन व्यूज, कैसा लग रहा है भाई? 10 मिलियन तक है। वो लोगों की आवाज थी। कितना पैसा लगा होगा? अभी 4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की? लगभग मेरा 10 से 12-13 लाख रुपए लग गया होगा इसमें। मैं अगर बात करूं तो मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी मैं एक अपर मिडिल क्लास में पैदा हुआ था, लेकिन आज मैं गरीबी रेखा पे आ चुका हूं। मैं टूटे फोन से पढ़ाई कर रहा हूं और मैं उससे ज्यादा फिर भी नंबर ला रहा हूं। मैं उससे ज्यादा हमेशा सिटिंग कर रहा हूं लाइब्रेरी में, वो घूम फिर भी रहा है। जिस दिन पेपर है वो कार में बैठ के जा रहा है, मैं बाइक पे बैठ के जा रहा हूं। उससे ज्यादा मैं फिर भी नंबर ले आ रहा हूं इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, और उसका सिलेक्शन हो जाता है, मेरा नहीं होता है। भाई जब माइनस मार्किंग वाले बच्चे एमडी करेंगे तो 140 पे पहुंच ही जाएगा। आप इसमें रिजर्वेशन लगा के आप ये लिखवाइए ना फिर तो MBBS -40 मार्क्स, कौन उसके पास इलाज कराएगा? आप एक डॉक्टर के पास जाएं जिसके माइनस में नंबर आए हो, क्या आप उससे इलाज कराओगे? इस्तीफा से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो जनता कह रही है कि भैया इतने पेपर लीक हुए, इतनी बार हुए, तो वो अकाउंटेबल है, एंड उनका इस्तीफा अगर होता है तो कम से कम एक पैरामीटर तो सेट होगा अकाउंटेबिलिटी का। मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा था कि हम वहाँ जाके लेविश लाइफ, जैसे ये आज प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ तो खाने बट रहे हैं, ये हो रहा है, पिज्जा आ रहे हैं, बर्गर्स आ रहे हैं, सैंडविचेस आ रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं रियल हंगर स्ट्राइक पे बैठा था। मैंने जब ये मुद्दे उठाए तो मेरे आसपास लोग आ गए और मुझे घेरने से लगे, तो वो लोग मुझे मास्क लगा के तुरंत बाहर ले गए। अच्छा? हाँ, 2 पुलिस वाले लोग और ये भैया जो लोग थे तुरंत मुझे बाहर करा कि भैया तुम बाहर चलो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी मास्क शायद मेरे पॉकेट में पड़ा होगा, कल मुझे मास्क लगा के लेके आए बाहर। तो आपके साथ एक आपका दोस्त बन गया था, आपका बहुत ज्यादा साथ दे रहा था हर चीज में, बाद में आपको पता चला कि वो एक IB का ऑफिसर था। बाद में पता चला कि यही मेरी सारी डिटेल जो है ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचा रहे हैं। मेरे 3-4 चैनल मैंने यूट्यूब चैनल बनाए, वो मेरे अपने आप उड़ जाते थे, पता नहीं क्यों। आप अलग पांडे का वीडियो देखना, वो उन्होंने एक वीडियो बना के डाला है सिंपैथी के लिए एक ऐसे पार्क में जो कि सुप्रीम कोर्ट जैसा लगता है। मैं तो दिन रात सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहता था कि मेरे लिए फैसला आएगा, तो मुझे तो बाकी ईंट पता है कहाँ पे कैसी है। तो मैं देख के जान गया कि द वे यू स्पीक, मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद तेरे को एक जॉब तो मिल सकती है, पार्टी में मिल जाएगी तेरे को स्पोक्स पर्सन की जॉब। जो 20 मर गए हैं चलो ठीक है यार, उनको तो पूरा कंपनसेशन दिया जाए, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए, बट जो बच गए हैं उनको भी तो, उनके लिए तो कुछ करो, उसके लिए भी तो न्याय की बात करो। कोई कर रहा है क्या? आखिरी बार आप दोबारा नीट का एग्जाम दोगे या नहीं? शायद तो नहीं दूंगा मैं बाय द वे डॉक्टरी लाइन ही छोड़ दूंगा। मैं अब बहुत थक चुका हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। आज के इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए बहुत खास मेहमान है। क्यों? बिकॉज ये जो नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर ये नीट का प्रोटेस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में बदल गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, स्टूडेंट्स की पिटाई हुई और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बट इस सब के बीच में आपको जो जंतर मंतर पर लोग मिलेंगे उनमें आपको नीट स्टूडेंट्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जो चेहरे नीट के लिए फाइट कर रहे हैं उनमें से कोई नीट स्टूडेंट नहीं है। तो असली रियलिटी बताएगा कौन? तो असली रियलिटी बताएगा वो जो नीट एस्पिरेंट खुद है, जिसने वो लाइफ जी है और उनके ऊपर क्या बीती है वो आपको पता चलेगा। तो आज मेरे साथ हैं नीट एस्पिरेंट हर्ष दुबे, जो आजकल ट्विटर पर और न्यूज़ चैनल पर बहुत ज़्यादा अपनी हीटेड डिबेट के लिए फेमस हुए हैं। तो मैंने उनको इनवाइट करा है अपने शो में और उनसे जानेंगे उनके ओवरव्यूज़, प्रॉब्लम्स और उनकी क्या ओपिनियंस हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इस लाइफ को जिया है। तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप में से 91% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। पूरा एपिसोड देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। मैं मिलता हूं सीधा आपको एपिसोड में, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। यू आर वॉचिंग हर्ष दुबे ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो मोस्ट वेलकम टू द प्रतीक शो हर्ष। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो अपने बवाल मचा दिया ट्विटर पे, पूरा एकदम हर्ष नाम की लहर चल रही है ट्विटर पे। कहीं पे 1 मिलियन, कहीं पे 5 मिलियन व्यूज़, कैसा लग रहा है भाई? 10 मिलियन तक गए। वो लोगों की आवाज़ थी, बिकॉज लोगों का प्रॉब्लम था, इसीलिए लोगों ने उसको रीशेयर रीपोस्ट करा है, क्योंकि लोगों को लगा कि मेरी प्रॉब्लम आज शायद सामने आ रही है सबके। राइट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के आगे जनरल लगा हुआ है
तो उसे दिक्कतें नहीं है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर एक के पास मर्सिडीज़ है और उसके आगे अगर 80 लगा हुआ है तो वो गरीब है, और अगर जिसके पास बाप खेत में काम कर रहे हैं और उसके आगे जनरल लिखा हुआ तो वो अमीर है। ये कैसा संविधान, ये कैसा न्याय? डेफिनेटली। एंड मैं पहली चीज़ तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लाइक मैं कल आपका इंटरव्यू देख रहा था जो बहुत ही फेमस हुआ है अभी, और जो उसकी क्लिप्स बहुत वायरल जा रही हैं। आप उधर खड़े होकर बहुत टेंशन में, गुस्से में चिल्ला रहे थे कि ये क्या है, ये कौन सा तरीका, मेरी बात सुनो आज। तो उस दिन आपका शायद फ्रस्ट्रेशन सारा निकल गया। हाँ। कि दैट जो आपको बोलना था, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था शायद कुछ अपनी बात रखने के लिए, और आपने खुलकर अपनी बात को रखा। हाँ। तो आई अप्रिशिएट दैट। बट मैं चाहता हूँ उसका कंटेक्स्ट क्या है। लाइक अभी CJP दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है और नीट का मुद्दा चल रहा है कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ, ये बहुत ही गहरा विषय है, और लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे देश नहीं संभल रहा। आपकी उसमें डिफरेंट राय है, क्या राय है वो? मेरा कहना है कि इस्तीफा से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन पर बात हो, अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद जो नया बंदा आएगा उसको भी प्रॉब्लम्स नहीं पता है। प्रॉब्लम्स किसको पता है? जिसने फेस करी है। उस बच्चे को प्रॉब्लम्स पता है जो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है, जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है, जिसने नीट की प्रिपरेशन करी है। उसमें भी वो बच्चे जो बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, जिनको मतलब घर का पेट क्या, मतलब लोन लेके बच्चों को पढ़ाई करानी पड़ रही है। किताबें खरीदने के लिए पापा के पास पैसे नहीं है। बच्चे तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स बाइक से जा रहे हो, तुम टूटी साइकिल से जा रहे हो। तो वो बच्चा उस संघर्ष करके जब वहाँ तक पहुँचता है और जरा नंबर से रहता, तो उसे एक दिन बहुत कस के दर्द आ जाता है उसके अंदर। रिजर्वेशंस पे आप बात कर रहे थे। बिल्कुल। क्या रिजर्वेशंस हैं? एक तो कास्ट रिजर्वेशन। हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद अब पूरे इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है। मेरे साथ, मैंने कोटा पढ़ने गया था मैं, तो मेरे साथ MP के भी बच्चे हैं, राजस्थान के भी, छत्तीसगढ़ के भी, महाराष्ट्र के भी, हर जगह के बच्चे हैं, ऑल ओवर इंडिया के। तो वो मेरे फ्रेंड्स थे। अब मेरे ही मार्क्स पे, सेम मार्क्स पे MP के बच्चे को कॉलेज मिल गया, मैं UP का तो मुझे नहीं मिला। तो ये रिजर्वेशन क्यों? स्टेट वाइज रिजर्वेशन क्यों? स्टेट वाइड रिजर्वेशन भी होता है? होता है बिल्कुल। स्टेट वाइज की ये मेरी स्टेट का कॉलेज है तो मैं अपने बच्चों को ही सिर्फ पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों? ये तो इंडिया का कॉलेज है ना। भाई मैं क्या इंडिया में नहीं हो गया? हर बच्चों को क्या सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिलना चाहिए? बट नीट तो एक सेंट्रल एग्जाम है। बिल्कुल। तो सब बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मिल रहा है। अच्छा। छत्तीसगढ़ के बच्चे को कम पे मिल रहा है, UP के बच्चे को बहुत ज़्यादा पे, दिल्ली के बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा पे मिल रहा है। तो ये दिक्कतें, इन दिक्कतों को सॉल्व करने का प्रोसेस कोई समझ रहेगा? कि वो लोग कहते हैं कि वो तो मेरी स्टेट के पैसे से गवर्नमेंट वो कॉलेज बना है, या इंडिया के पैसे से कॉलेज बना है यार। तो इंडिया का बच्चा है तो वो एक देश है, एक एग्जाम है, तो एक काउंसलिंग होनी चाहिए। हर जगह अलग अलग है। उसके बाद भी अब कुछ कॉलेज ऐसे कि उनमें 70% सीटें रिजर्व हैं कि वो सिर्फ इस कैटेगरी के बच्चों को मिलेंगी। क्या है कैटेगरी? जैसे कि मेरा कन्नौज में कॉलेज बना हुआ है, उसमें SC/ST रिजर्व सीटें हैं कि मतलब इसमें इतने % बच्चे तो सिर्फ SC/ST के ही आएंगे। क्यों ये चीज़ें क्यों हैं? क्या रिजर्वेशन जब बनाया गया था 10 साल के लिए बनाया गया था, उसको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब तक इसको बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों? क्या इस मुद्दे पे कभी आपने बात करी? किसी ने बात करी? कोई नहीं करता है। क्योंकि हर किसी को सिर्फ वोट बैंक चाहिए कि मुझे भी तो अगली बार सत्ता में आना है, या मुझे भी तो अगली बार सत्ता में रहना है। अगर सरकारें ऐसी हो जाएं कि वो ये छोड़ दें कि मुझे 5 साल मतलब दिया है जनता ने, हम उन 5 साल में अच्छा काम करके दिखाएंगे। मुझे मतलब नहीं है कि अगली बार मुझे आना है कि नहीं आना। आप जो रियल है, जो जेन्युइन है, जो ह्यूमैनिटी है, मानवता पे काम किया जाए। अगली सरकार भी जो है वो भी कहे कि हम मानवता पे काम करें। लोगों ने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है लोगों को कि जैसे हिंदू में अगर देखें हम, तो हिंदुओं में कुछ लोग राम को भगवान मानते हैं, कुछ बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध वाले राम को नहीं मानते, राम वाले बुद्ध को नहीं मानते हैं, जबकि दोनों लोग भगवान हैं। बुद्ध 10वें अवतार हैं। हमारे ही मतलब बहुत सारे फ्रेंड ऐसे जो बुद्ध को भगवान नहीं मानते, कुछ बुद्ध को मानते, वो राम को नहीं मानते। तो मैंने कहा मतलब तुम भगवान को क्यों डिवाइड कर रहे हो भाई? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान तक को डिवाइड कर दिया। बट हर्ष, ये जो भी ये नीट का पेपर लीक हुआ, आपको एक चीज़ पता है, अभी जैसे काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा है बीजेपी का, बिल्कुल, दैट बीजेपी ने गलत करा। ये पेपर लीक जैसी समस्या को बहुत बारीकता से देखना है, और कैसे हुआ पेपर लीक, नहीं होना चाहिए। आई गॉट इट राइट कि दैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की मेहनत है यार। लोग बड़ा पढ़ रहे हैं और बड़ा सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं पढ़ाई के लिए, सब कुछ, बहुत कुछ, पूरी फैमिलीज की वैल्यू, पूरी फैमिली की सेविंग्स, मतलब ये समझ लो ये आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, चेहरे पे उम्र झलकने लगती है पढ़ते पढ़ते। आपको दिख रहा होगा मेरे बाल झड़ गए। मैं जब बचपन में था तो मेरी मम्मी बोलती है मुझे कि बहुत सारे लोग जैसे देखते थे तो बोलते थे इतना सुंदर बच्चा मैंने नहीं देखा। आपको सुंदरता दिख रही होगी, एक कमरे में बैठ के पढ़ते कर लेते हैं। नहीं, अब सुंदरता कहाँ रहेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे मतलब बहुत सुंदर होना चाहिए था, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उम्र झलक लगती है, गड्ढे में आंखें चली जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं। CJP वाला जो मुद्दा था, आज से ना 50 साल 60 साल कांग्रेस ने इस देश को रूल करा है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों ने रूल करा है इस देश में। हज़ारों पेपर लीक हुए हैं इतने कई सालों में। अरे पूरी बुक रख के सॉल्व होता था। टीचर
बोर्ड पे उतार देते थे पूरे, और बच्चे नोट कर लेते थे भाई मेरे दोस्तों ने, मतलब भाई के दोस्तों ने ऐसे पेपर दिए हैं। तब पेपर लीक मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि तब लोग उसको नॉर्मल समझते थे। वो समझते ऐसा तो होता ही है, पैसे उस बच्चे ने दिए हैं ज़्यादा, उसने चीटिंग के लिए पैसे दिए हैं। मुझे ध्यान है, अगर मैं सच बोलूँ, मैं जब 10th का पेपर देने गया था, मेरे क्लास से 4-5 बच्चों को उठा के ले जाया गया था, दूसरे कमरे में बैठा के पेपर दिलाया गया था। मेरे ही क्लास में ऐसा हुआ था। हुआ आपके क्लास? मेरे क्लास में, मैं जिस क्लास में पेपर दे रहा था, बट मैं थोड़ी बोलूँगा, उन बच्चों ने पैसे दिए थे। लोग पैसे के लिए पेपर के बीच में कॉपी लेके आया करते थे कि कितना पैसा तुम दे रहे हो, कितना पैसा तुम दे रहे हो। मेरे पेपर में ऐसा हुआ है 10th में, जब मैंने पेपर दिए। कहाँ पे दिए थे आपने पेपर? मैंने हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पेपर दिया था। की बात है? बात 16-17 की टाइम की बात होगी। ज़्यादा पुराने? 16-17 की बात है? 10 साल पुरानी? हाँ। तो तब ये चीज़ें नॉर्मल थी। अब तो ये सब बदल चुका है। वो स्कूल्स बंद हो गए हैं, उन स्कूल्स में सेंटर जाना बंद हो गए, क्योंकि अब उन चीज़ों को खुल के आया। लेकिन अब क्यों हो रहा है? अब भी नहीं होना चाहिए भाई। ज़रूरी है कि पहले होता रहा तो आज भी होगा? क्यों भाई? आज उस चीज़ पर मुद्दा, पॉइंट्स बने, कुछ रूल रेगुलेशन आए, ताकि आज तो लीक ना हो। तो अब जैसे अभी बात चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तो आपकी क्या राय है उस पर? आप उसके अगेंस्ट में क्यों? मैं इसलिए कि उससे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं लीक कराया, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अब कुछ लोग नॉनसेंस बातें करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इतना पैसा खाया। यार भाई, उनके पास पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं आती है, वो एक का भी किसी का भी चुपचाप रख लेंगे, नहीं पता चलेगा किसी को। वो क्या हमारे पास सारी डिटेल थोड़ी जनता को दे रहे हैं। आपने हर्ष मुद्दा उठाया था उस स्टूडियो में स्टेट वाइज काउंसलिंग का। आपके मार्क्स एमपी में कॉलेज नहीं मिलता है, एंड उसी मार्क्स में डिफरेंट सिटी में कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा है। हाँ। क्या वो मार्क्स वाला मुद्दा क्या था? जैसे कि अगर यूपी का बच्चा है, तो यूपी में जितने कॉलेज हैं वो उसमें 85% सीट्स यूपी वाले बच्चे लेंगे, और एमपी में एमपी वाला लेगा। तो अब एमपी का बच्चा जो है, वहाँ कट ऑफ जाती है कम। अच्छा। छत्तीसगढ़ में वहाँ कट ऑफ कम, महाराष्ट्र में वहाँ कट ऑफ कम, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, इन 5 जगह कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो क्या यहाँ का बच्चा नहीं है? क्या यहाँ का बच्चा देश का बच्चा नहीं है? उसने भी सेम एग्जाम दिया है जो एमपी के बच्चे ने दिया तो है। जो स्टेट लेवल कॉलेजेस हैं उन पे जाती होगी ना? हाँ, तो वो अलग कट ऑफ क्यों भाई? ऑल इन सेम लेवल पे बच्चे को कॉलेज मिलना चाहिए, सेम पढ़ाई करिए, सेम पेपर दिया, सेम लेवल पे कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके कितने मार्क्स आए थे उस टाइम पे? मेरे 627। अच्छा, और आपको अपने स्टेट में नहीं मिला, एमपी में मिल जाता? हाँ, ये उस टाइम नहीं, छत्तीसगढ़ में मिल जाता। छत्तीसगढ़ में मिल जाता, ओके, सेम मार्क्स पे? हाँ बिल्कुल। ओके। मेरे उससे पहले 23 में 565 आए थे, तो एमपी में उतने नंबर पे लोगों ने स्टेटस लगाए थे, Okay. स्टोरी लगाई थी, उनके सिलेक्शन बट आपको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला था, मैं यूपी में। तो मैं तब से जाके अब तक फेस करूँ, मुझे लग रहा मेरा अगली बार अच्छा हो जाएगा। फिर अब जब 2-4 ड्रॉप हो जाते हैं आपके ना, तो आपके पास ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, Right. आपको उस रात नींद नहीं आती है। अब अगर आपकी नींद ही कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर आप उस पेपर में क्या करोगे जाके? आपका तो दिमाग ही इतना खुला हुआ नहीं है, और वहाँ सिली मिस्टेक पे ही पूरा पेपर बना हुआ है, तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। क्योंकि जब आपके इतने सारे ड्रॉप हो जाते हैं, तो आपको आता हुआ भी उस टाइम आनी है। जैसे मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो मेरे बराबर किसी के भी नंबर नहीं आते थे। मतलब मैं सबसे 15-20 नंबर, तो मतलब जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए उससे 15-20 नंबर ज़्यादा ही आते थे हमेशा, और बाकी को तो बहुत कम तक आते थे, तो ज़्यादा आते थे हमेशा ही आए। बट एग्ज़ाम डे मेरी परफॉर्मेंस बिगड़ गई, क्योंकि उस दिन लाइट नहीं आई मेरे यहाँ, और हम रात भर जागे, और फिर पूरा रात जब नींद ही नहीं आई, और 2 बजे पेपर है, फिर पूरा दिन भी वैसा का वैसे ही गुजर गया, भारी रहता है पूरा सिर। तो मैं एग्ज़ाम डे के बीच में उठ के मैंने इतना पूरा पानी से भिगाया ताकि मैं जाग सकूं। मुझे नींद आ रही है पेपर के टाइम पे, क्योंकि जो बंदा सोया ही नहीं है पूरी रात, नींद ही नहीं आई उसको, तो वो पेपर में इतना अच्छा कैसे कर पाएगा? तो सिली मिस्टेक्स हो गई। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन तो मेरे बबल मिस्टेक हो गया। मतलब 3 इस पेज का था, और मैंने इस पेज वाला उस पर फिल कर दिया। तो ये क्या है? लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो है मेरा, वो उस टाइम माइंड प्रेजेंस नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि जब बच्चे का बहुत सारे ड्रॉप हो जाते हैं, वो बार बार तैयारी कर रहा है, और वहीं एक बच्चा जो है मेरे साथ पढ़ने वाला, उसके पास सारी सुविधाएँ हैं, मैं टूटे फ़ोन से पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं उससे ज़्यादा फिर भी नंबर ला रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा हमेशा सिटिंग कर रहा हूँ लाइब्रेरी में, वो घूम फिर भी रहा है। उसके बाद भी वो जिस दिन पेपर है, वो कार में बैठ के जा रहा है, मैं बाइक पे बैठ के जा रहा हूँ, वो भी 10 साल पुरानी बाइक मेरे पास। हाँ, तो वो पता नहीं रास्ते में वहाँ कॉलेज सेंटर तक पहुँच भी पाएगी नहीं। फिर उसके बाद मैं सेंटर पर वहाँ धूप में खड़ा हूँ, वो बच्चा कार में बैठा, उससे ज़्यादा फिर भी मैं नंबर ले आ रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं फिर भी नंबर ले आ रहा हूँ, उतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, और उसका सिलेक्शन हो जाता है, मेरा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन थिंग। क्या मैं अगर बात करूँ, तो मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मैं एक अपर मिडिल क्लास में पैदा हुआ था, लेकिन आज मैं गरीबी रेखा पे आ चुका हूँ। पढ़ाई में सब खर्च कर दिया। ऐसा नहीं कोई घर में कोई बिगड़ाई चलता हो या उस पर खर्चा किया हो, सारा पैसा सिर्फ पढ़ाई पे गया है। अच्छा हर्ष, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कितना पैसा लगा होगा? अभी 4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की। लगभग मेरा 10 से 12-13 लाख रुपए लग गया होगा इसमें। 10 से 12-13 लाख रुपए आप खर्च कर चुके खर्च कर चुका हूँ।
जिसमें सिर्फ प्रिपरेशन अब मैं बताऊं मेरे पास इनकम का सोर्स क्या है। मेरे पास खेती सोर्स है इनकम का, मतलब ठीक ठाक खेती है मेरे पास। उसमें अगर हम लोग खुद मेहनत करेंगे, खेत में क्या होता है आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम लोग तो पढ़ने के, पापा के बच्चे पढ़ने वाले, तो हम लोग उसमें जा नहीं सकते, तो पापा ने उसको रेंट पे दे दिया। तो रेंट पे दे दिया तो हम लोगों को पैसा बहुत कम मिलता है उसका, क्योंकि अगर हम खुद खेत करेंगे तो हमको पैसा अच्छा खासा मिलेगा। रेंट पे इसलिए दे दिया क्योंकि बच्चे पढ़ जाएं। अब वो भी तो पैसा अगर हम पढ़ाई ना करते, काम करते, तो अब तक तो हम प्राइवेट MBBS कर लेते हैं, क्योंकि हम अपर मिडिल क्लास में पैदा हुए थे। लेकिन अब नहीं अपर मिडिल क्लास में रह गया हूं मैं, क्योंकि मैंने तो जो इनकम का टाइम था उस टाइम पे तो मैंने काम किया ही नहीं, मैं तो पढ़ाई में लगा रहा हूँ। मैं इतनी सेक्रीफाइस के बाद पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर आप कह रहे हो कि ये तो रिजर्वेशन उसको मिलेगा। क्यों भाई, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, और फिर उसके बाद पढ़ाई भी करिए ढंग से। ये EWS से क्या मतलब है? सबको हटा के सिर्फ सिंपल न्यूट्रल कर दो ना, जो गरीब है उसको आरक्षण दो। आप वोट बैंक के लिए पूरा वोटर ID कार्ड पूरे देश में बनवा सकते हो, क्या एक बार ये नहीं करवा सकते हो कौन गरीब है कौन अमीर है? क्या इसका कोई डाटा नहीं बन सकता? और गरीबों को सिर्फ रिजर्वेशन दिया जाए? क्या मतलब EWS SC ST OBC क्या मतलब? क्या OBC जनरल का बच्चा नहीं है क्या? OBC और जनरल का भी तो बच्चा ही है, उसको भी तो पढ़ना पड़ता है। ऊपर के जो नंबर है वही बढ़ाने में तो दम लगती है, और वहीं पे आप सीधा चीटिंग दे देते हो। तो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं लड़के आपके कोई SC दोस्त? क्यों मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं भाई। नहीं, मतलब दोस्त है उनका हो गया और आपका नहीं हुआ? हाँ हुआ है बिल्कुल, रिजर्वेशन की वजह से? बिल्कुल हाँ। अब जैसे कि हम जब नीट की तैयारी करता है कोई बच्चा, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ध्यान रखता है पूरा। हाँ। और किसी पे नहीं रखता है। अब जब जैसे कि पेपर देके बच्चा आता है, उसके बाद बच्चे को लगता है कि चलो कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत अगर मार्क्स से मैं रह जाऊंगा, मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूंगा, मुझे तो अच्छी नॉलेज है, मैं तो क्लास का टॉपर हूँ। अब कुछ बच्चे उधर से निकल गए, पुलिस में, आर्मी में, SSC में, किसी में भी। तो अब जब हम इसके बाद देखते हैं कि ऑप्शंस खगालते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको जान के वो होगा, थोड़ा शॉक होगी कि कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं दूसरा नीट के अलावा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाए। क्या इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? CGP 70-55 कोई नहीं। मतलब अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो दूसरा आपको एग्जाम कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सब एग्जाम में क्या पूछते हैं? मैथ पूछते हैं, GS पूछते हैं, करंट अफेयर पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, जो कि हमारा कोई कोर्स में ही नहीं है, जो कि हम पढ़ते ही नहीं है। अब अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहें तो हमें अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने सब कुछ लगा दिया, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। जो बच्चे हमसे क्लास में बहुत पीछे रहते थे वो आज हमसे आगे निकल चुके हैं, तो वो बच्चा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? जब 1 लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता तब एक बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है उसको। तो 1 लाख बच्चों से पूछो जाके, आज जो 20 मर गए हैं, चलो ठीक है यार, उनको तो पूरा कंपनसेशन दिया जाए, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए, सब किया जाए, बट जो बच गए हैं उनको भी तो, उनके लिए तो कुछ करो। जब कल को हार्स मर जाएगा तो हार्स के लिए न्याय करो भाई। अब न्याय करके क्या कर लोगे? मैं तो मर गया ना, तो मेरी फैमिली को अब आप वापस लाके दे पाओगे ना, मुझे कुछ दे पाओगे, तो मेरे लिए न्याय करके कर भी क्या लोगे? जो बच गया उसके लिए भी तो न्याय की बात करो। कोई कर रहा है क्या? सिर्फ सब राजनीति की, हाँ इसके लिए न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, 20 लोग मर गए उनके लिए, भाई उनके लिए पूरी सिंपैथी है, बट जो बच गए हैं, जिनके दिमाग में और के भी दिमाग में थॉट आ चुके हैं इस चीज को लेकर, उनके लिए भी तो कुछ किया। बट अगर हर्ष, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, अकाउंटेबल तो हैं वो उस चीज़ के लिए भाई। उनके आप अगर मिनिस्टर हो, आप रोड मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, और आपके राज्य में आपने रोडें बनवाई और वो रोडें बहुत ख़राब हैं, तो आप इस्तीफा दोगे? क्यों? क्योंकि आपकी मिस्टेक थी, आपके राज्य में हुआ ना ये सब। बिल्कुल। अगर नहीं होता तो मैं बोलता कि भाई उस IAS को पकड़ो, फलाने डिपार्टमेंट के बंदे को पकड़ो। आपके राज्य में ऐसे हुआ, आप अकाउंटेबल हो। तो जनता कह रही है कि भैया इतने पेपर लीक हुए, इतनी बार हुए, तो वो अकाउंटेबल है। एंड उनका इस्तीफा अगर होता है तो कम से कम एक पैरामीटर तो सेट होगा अकाउंटेबिलिटी का। हाँ अच्छी बात है, इस्तीफा हो ठीक है, बट वो बहुत छोटा मुद्दा है जो रियल प्रॉब्लम्स है उनके सामने। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस्तीफा ना हो, अकाउंटेबिलिटी तय ना हो भी जाएगी तो उसके बाद फायदा क्या होगा? उसके बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकल रहा ना। अगर उसके बाद कुछ निकले सॉल्यूशंस पर बात हो कि अब ये इस्तीफा दे देंगे, इसके बाद बच्चों से मिला जाएगा, सारे कोचिंग्स के मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हर फील्ड के बच्चों से मिला जाएगा, हर बच्चों की प्रॉब्लम्स को जाना जाएगा और उनको रिजॉल्व किया जाए, तो फिर तो हाँ ठीक है इस्तीफा। लेकिन सिर्फ इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद क्या? फिर वही बात, अगली साल फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, फिर सुसाइड करेंगे। What you are looking for एजुकेशन रिफॉर्म? बिल्कुल, अगर एजुकेशन रिफॉर्म करना है तो पता क्या करना चाहिए? एक तो पेपर, नीट का पेपर 2 बार हो साल में। एक ही बार होता है अभी? एक बार होता है अब साल में। उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर वो दिन उसका खराब निकल गया, उसने कितनी मेहनत करी हो, तो वो 3 घंटे अगर खराब निकल गया तो उसका सब खराब। तो पेपर 2 बार हो, कोई इस मुद्दे पे बात कर रहा नहीं कर रहा है। बाकी सारे पेपर भी 2 बार होते हैं? हाँ, जेईई मेंस का पेपर जैसे कि ये वो 2 बार होता है। और जैसे कि जो भी SSC वगैरह तैयारी करते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है। नीट वाले बच्चों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है। तो एग्जाम 2 बार हो तो एक बच्चा अगर एक बार खराब हो गया एक दिन, तो दूसरे दिन शायद अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगा जिसको आता होगा। अच्छा, दूसरा क्या आपके क्या मांगे जो आप चाहते हो? इसके अलावा पेपर, कुछ ऐसे पेपर भी हों जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ही सिलेबस हो, ताकि जो बच्चा अगर वहाँ नहीं रह गया तो वो कहीं और भी ट्राई कर सकता है कि मैं इस फील्ड में भी ट्राई कर सकता हूँ। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जैसे कि आर्मी फोर्स में मेडिकल का पेपर होता है, उसमें भी बायो आ ही नहीं रही है।
सिर्फ बायो का एक छोटा सा पार्ट है, बाकी रीजनिंग, जीएस, बाकी जो मतलब मोस्ट ऑफ पेपर का सिलेबस है वही है। तो नीट वाले बच्चों के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो मतलब अगर आपने नीट दिया था भाई, तो आपके पास यही ऑप्शन है कि अगले साल आप दोबारा अगले साल दे सकते हो। तो उसके लिए बात करी किसी ने? नहीं करी ना। सीजीपी प्रोटेस्ट में आप बच्चों के बुला के पूछेंगे तब जानोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने उसके बाद खगाला कि शायद मैं कोई और पेपर दे सकूं, शायद क्योंकि मेरा नहीं हो रहा है, मैं कोई और पेपर दे दूं, मैं अब इससे बहुत थक चुका हूं, मुझे अब कुछ और करना है, मैं कुछ और करने काबिल ही नहीं हूं। अब प्रॉब्लम क्या लगेगी कि मैं तो कुछ काबिल नहीं बचा हूं, मैं 4 साल खपा चुका हूं इसमें। अब उसके बाद मुझे अगर मेरा सिलेक्शन भी अब अगले साल फिर मैं दूं, शायद ना हो, अगर हो भी जाए तो उसके बाद फिर मुझे 5 साल MBBS से 3 साल, मैं सोचूं चलो मैं चेंज ही कर देता हूं, बहुत साल देख लिया इसमें, चेंज कर। अब मेरे पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, मैं फिर जीरो से स्टार्ट करूं। भाई जो बच्चा पहले से SSC वगैरह की तैयारी कर रहा है वो तो उसमें कुछ तो गेन करा है, अब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूं तो मुझे फिर क्या लगेगा कि मेरे पास तो मैंने इतनी मेहनत करी, सब करा, सब बर्बाद है। तो इस पॉइंट पे किसी ने बात करी नहीं करी। इसके अलावा गवर्नमेंट सीटें जो, जैसे कि कुछ स्टेट है जैसे MP हो गया, उसमें कुछ प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो 50% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट फीस पे भरी जाती हैं। क्या ऐसा पूरे इंडिया में नहीं हो सकता है? अच्छा, तो हमारी डिमांड ये है कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 50% जो प्राइवेट कॉलेज की सीट है वो 50% गवर्नमेंट पे भरी जाए, गवर्नमेंट फीस पे भरी जाए, तो बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, जैसे एक चीज़ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो पेड सीट होती है इसका क्या हिसाब किताब होता है, कितने में मिलती है, क्या है इनका, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हो? प्राइवेट कॉलेज में 25-25 लाख फीस है एक साल की। एक साल की पर एनम 25 लाख फीस है, मतलब 1 करोड़ के आसपास आप पहुंच जाते हो अगर MBBS करते हो। 1 करोड़ 25 लाख रुपए, मतलब ये आप टॉप लेवल के कॉलेज की बात कर रहे हो? नहीं, नॉर्मल कॉलेज, मतलब 80-90 लाख से कम पे तो तुम कहीं MBBS प्राइवेट कर ही नहीं सकते हो। 80-90 लाख से तो ज्यादा होना ही खर्चा है। और टॉप लेवल में तो मतलब छोड़ ही दो, मतलब कई कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी फीस लगभग 40-50 लाख पर एनम है, ऐसे भी कॉलेज इंडिया में है। अच्छा, पर एनम सिर्फ 4 मतलब 2.5-3 करोड़ रुपए चाहिए? हाँ, मतलब ऐसे भी कॉलेज है इंडिया में जिनमें 2.5-3 करोड़ आपका खर्चा होगा तब आप एक MBBS डिग्री कर पाएंगे। यार ये तो सच में गलत है यार, बहुत ज़्यादा। मेरा कहना है कि 50% जो कॉलेज है प्राइवेट, उनकी सीट गवर्नमेंट फीस पे भरी जाए बच्चों की मेरिट के हिसाब से, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा जैसे एक बच्चा जो है IIT करता है या नीट करता है, वो बच्चा 4 साल बाद जब जॉब करेगा तो उसकी पूरे डे और नाइट ड्यूटी लगती है। अगर आपके MBBS वाले दोस्तों को तो पता है कि जब MBBS का फाइनल ईयर होता है तो बच्चों की 24 घंटे की नॉन स्टॉप ड्यूटी लगती है। बहुत टफ जॉब है मेडिकल लाइन भाई। तो जो बच्चा 4 साल बाद आज रात भर ड्यूटी कर सकता है, दिन भर ड्यूटी कर सकता है, क्या वो 2 शिफ्ट में पढ़ाई नहीं कर सकता है? अगर पूरे इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 2 शिफ्ट में क्लास लगे, जैसे अगर DU में लगती है कई जगह, तो डबल सीट हो जाएंगी डायरेक्ट, क्योंकि उसी क्लास में बच्चा सुबह दूसरा पढ़ रहा है, शाम को दूसरा पढ़ रहा है। भाई जब बच्चा तो वो बाहर रह लेगा तो क्या सीधी डबल सीट हो गई? तो बस टीचर्स को बढ़ाना है, और मतलब आपको सिस्टम नहीं बनाना है। टीचर्स बढ़ेंगे तो आपके पास और जॉब के ऑप्शन भी खुलेंगे कि इतने टीचर डबल कर दें टीचर सीधा, तो टीचर्स के भी ऑप्शन बढ़ेंगे, और इसके अलावा बच्चों को डबल डॉक्टर बनेंगे, तो इंडिया की हेल्थ सिस्टम बढ़ेगा, सुधरेगा। आप कहते हो कि अपोजिशन कहता है नॉन स्टॉप की हेल्थ में इंडिया जो है 140 नंबर पे पहुंच गया है। भाई जब माइनस मार्किंग वाले बच्चे MD करेंगे तो 140 पे पहुंच ही जाएगा। आप इसमें रिजर्वेशन लगा के आप ये लिखवाइए ना फिर तो MBBS -40 मार्क्स, कौन उसके पास इलाज कराएगा? आप एक डॉक्टर के पास जाएं जिसके माइनस में नंबर आए हो, क्या आप उससे इलाज कराओगे? ऐसे लोग भी डॉक्टर बन जाते हैं? ऐसे लोग भी डॉक्टर बन रहे हैं। आप रिजर्वेशन दे रहे हो, आपने किस लिए रिजर्वेशन किया? कि जो लोग हैं गरीबी रेखा से बाहर निकले। अब अगर जिस बंदे ने MBBS कर लिया है, उसकी प्राइवेट वैल्यू लगभग 1.25 करोड़ रुपए है, क्या उसको अब आपको फिर रिजर्वेशन देना चाहिए कि MD के लिए भी हम रिजर्वेशन दे रहे हैं? भाई अब तो उसको आपने कॉलेज दे दिया रिजर्वेशन लगा के, अब उसने पढ़ाई क्यों नहीं करी 5 साल? 5 साल पढ़ाई करके अब तो MD का तो कम से कम एग्जाम निकालो खुद से। बिल्कुल। अगर रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए? MD में भी रिजर्वेशन होता है? हाँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रिजर्वेशन है। क्यों भाई? जब आपने MBBS तक पहुंचा दिया उसके बाद रिजर्वेशन क्यों? अब रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए कभी कोई बात ही नहीं करता, इस पे मैं बात करता हूं आपसे। रिजर्वेशन ये तो एक चीटिंग हो गई कि एक बच्चा 550 नंबर ला रहा है और एक बच्चा 500 ला रहा है और 450 ला रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, तो ये तो चीटिंग हो गई ना। आपने सीधा 100 नंबर बढ़ा दिया। भाई वही 100 नंबर बढ़ाने में तो दम लगती है भाई। 60-70% तो सब ले आते हैं, लेकिन जब 80% के ऊपर 1-1% बढ़ता है, 90% के ऊपर एक, उतना ही ज्यादा टफ होता जाता है वहां पे, तो उतना ही ज्यादा। तो अब आप क्या कर सकते हो? सीधी सी बात, जो गरीब लोग हैं उनको शुरुआत से ही पढ़ाई फ्री कर दो ना उनकी। वो बच्चा इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ना चाह रहा है, उसको पढ़ाइए, गवर्नमेंट उसकी फीस पे करेगी। अब वो बच्चा 12th में जाके एग्जाम दे और खुद निकाले, तो ये अच्छी बात है कि उस बच्चे को डायरेक्ट लास्ट में आके 12th में पहुंच जाओ और पास कर देंगे हम। ये तो गलत चीज है। मैं सच बताऊं तो मेरे सामने वाले फ्लैट में इसी मतलब SC/ST लोग रहते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो अभी 7th 8th 9th क्लास में है बच्चे, दिन रात DJ चलता है, खेलते हैं, कूदते हैं। मैं 7th 8th 9th में पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था। तो अब उनको लास्ट में रिजर्वेशन मिल जाएगा, जॉब लग जाएगी।
और मैं फायदा उसके मिलता बाद है, of शुरुआत course से मिलता है। पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं सच बताऊं तो मेरे भाई का 1 BHK फ्लैट है और उन लोगों का 2 BHK फ्लैट है। उनके घर में 4 जॉब है, मेरे घर में सिर्फ मेरे भैया जॉब करते हैं। अभी अगर बात करूं मैं सच, तो मेरे भाई ही घर चला रहा है पूरा, क्योंकि मेरे तो सारे पैसे नीट के में लग चुके हैं। जो मेरी रियल इनकम है वहां का तो सारा पैसा इन्हीं पढ़ाइयों में खर्च हो जा रहा है। एक्चुअली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है कि ये जो रिजर्वेशन की वजह से ही है यार कि सेम, अब बच्चे तो हर कास्ट में सेम है ना, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो कैलिबर देखा जाएगा किसके अंदर कैलिबर है। जो कैलिबर है वो करे, अगर वो उसको, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे जनरल हो, अगर वो उसको कैपेबल है पास करने के लिए, इतना कॉम्पिटिटिव माइंड है उसका, तो बनेगा डॉक्टर। बट हाँ, आई एग्री विद यू कि दैट ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जो इतने इतने रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। आप उसको पढ़ाइए ना, आप उसको पढ़ाइए, अब वो उसके बाद वो खुद निकाल लेगा एग्जाम। आप उसको अनपढ़ क्यों छोड़ दे रहे हैं कि मैं अनपढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तुम्हें बढ़ा देंगे? ये कौन तरीका होता है? आप उसको पढ़ाइए, 1st क्लास से 12th क्लास तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, उसको पढ़ाइए, फिर वो खुद ही निकाल लेगा। आप उसको खुद अशिक्षित रख के और कह रहे लास्ट में रिजर्वेशन लगा देंगे, डोंट वरी, तो बच्चा पढ़ेगा कोई? कल को मुझे मेरे पापा कहे कि पेपर वाले दिन तुम्हें चीटिंग मिल जाएगी, मैं साल भर पढ़ाई करूंगा? नेवर, कोई नहीं करेगा यार। तो फिर ये क्यों है? एक बच्चा दिन रात मत्था गर्म कर रहा है, दिन रात बाल झाड़ रहा है अपने, मतलब सब कुछ सेक्रीफाइस हो जाता है। आपको मैं बताऊं, मैं मतलब बहुत फैमिलियर टाइप बंदा था, आज मेरा एक भी दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई के टाइम पे दोस्तों की कॉल आ रहा है, मैं कॉल नहीं पिक कर रहा हूँ, तो क्या फिर जब मैं 1 साल बाद उनको कॉल करूंगा वो मेरी कॉल पिक करेंगे? वो क्या कहेंगे, अभी तक तो बड़ा एटीट्यूड था तुम में। मैं क्यों कट कर रहा था? क्योंकि मैं लाइब्रेरी के अंदर बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी फोन आया तो मैं बाहर जाऊंगा, फिर दूसरे दोस्त का आया फिर मैं बाहर जाऊंगा, तो मैं सबका बंद काट देता था। क्या मेरा मन नहीं करता बात करने का? लाओ मैं बात कर लूँ, मतलब सब कुछ छूट जाता है। मतलब इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सब कुछ छूट जाता है। एवरेज कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैंने लगभग 17 घंटे में, मतलब एवरेज अगर माने तो 15 घंटे निकाल सकते हैं इजीली। 15 घंटे पूरे दिन में 15 घंटे पढ़ाई करी है? हाँ, मतलब 15 घंटे एवरेज है, मतलब पढ़ा तो मैंने 17-18 घंटे भी है, मतलब 15 घंटे एक एवरेज की बात एक एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। उसी में खाना सोना एवरीथिंग? नहीं 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई, मतलब ये खाना वाना तो अलग टाइम पे। मैं वही कह रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ाई, उसमें जो घंटे बचे हाँ, उसमें खाना ही है सोना खाना, सब, हाँ सब सारी कुछ, चीजें सब उसमें। कुछ, हाँ। आपने 10-12 लाख रुपए अभी तक लगा दिए सिर्फ प्रिपरेशन और इस चीज में। हाँ जी। और जो मैं कमा सकता था, अब मेरे खेत है भाई, मैं अपने खेत में काम करता हूँ तो मैं कमाता पैसे, वो तो चले ही गया 40-50 लाख। मतलब मैं अगर जितनी दिन काम किया इतने दिन अगर मैं अपने खेतों में काम कर लेता तो मैं इतना पैसा कमा लेता कि मैं प्राइवेट MBBS कर लेता। मतलब मेरे पास इतना इनकम सोर्स है, लेकिन मैंने वो भी तो गवा दिया। मतलब रिजर्वेशन गरीबों को मिले हैं, और गरीबों को पढ़ा दो ना, उनको अनपढ़ क्यों छोड़ना कि मैं लास्ट में तुम्हारा नंबर बढ़ा दूंगा, राजनीति इस पे होने दो। और अभी बात रिजर्वेशन, आप अब मेरे दिमाग आ गया, आप गांव से हैं किसी, आपके गांव में बताओ कितना गरीब SC/ST रहता है? कितने MBBS क्रीमी लेयर एग्जाम में कितने पहुंचे? शायद कोई नहीं पहुंचा होगा। हार्डली यार पहुंचे होंगे, ऐसा नहीं है कोई एक नहीं दो पहुंचा पहुंचे होगा। होंगे। हाँ पहुंचे अब पता क्या है, SC/ST में भी तो कंपटीशन है। हाँ। जो SC/ST में भी जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उसको ही तो कॉलेज मिलेगा। या। अब ज्यादा नंबर कौन लेके आएगा? जिस बच्चे के पास सारी सुविधाएं हैं। भाई SC/ST में अमीर भी तो है। हाँ, बिल्कुल। अब वो जो SC/ST, जो अमीर SC/ST है, वो शहर में रह रहा है, वो उसके पापा 3 लाख कोचिंग की फीस भी दे पा रहे हैं, उसको पूरी प्रिविलेज है, पढ़ने के लिए छूट है। और एक बच्चा जो गांव में रह रहा है, उसके पापा 3 साल उसको घर पे बैठा के नहीं पढ़ा सकते हैं। वो SC/ST गांव में रहते हैं, उनके पापा 3 साल उनको घर पे बैठा के नहीं पढ़ा सकते, तो उसकी सीट तो ये खा रहे हैं। और जब कोई बात करता है रिजर्वेशन हटाओ तो ये उनको आगे कर देते हैं। ये उनको कि यार तुम्हारा हक खाया जा रहा है। भाई तुम्हें हक मिल भी कहाँ रहा है? तुम्हारा कंपटीशन तो तुम्हारे लोगों से, गरीबों से होना चाहिए। तुम्हारा कंपटीशन है किसी उस SC/ST से जिसके पास मर्सिडीज है, BMW है, जिनके घर में चलो मर्सिडीज BMW छोड़ो, कार तो है कम से कम, 4 पहिया कार कहना बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए। तो उनका कंपटीशन तो इनसे, उनको भी रिजर्वेशन कहां मिल रहा है? जिनको मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा। और उनको जब कोई बात करता है तो जो वो चंद्रशेखर रावत कि अरे ऐसे कैसे, मतलब जो रियल लोग हैं उनको वहां भी नहीं मिल रहा। भाई देखो यार, ये सब तो बोलने वाली बातें होती हैं, ST SC रिजर्वेशन, ये सारी रिजर्वेशन गरीबों को मिलना चाहिए। बात ये है, हम एक एरिस्टोक्रेसी क्लास वाली दुनिया में रहते हैं भाई। यहाँ पे उसके लिए रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे उसके लिए सुविधाएं हैं, उसके लिए दरवाजे खुलेंगे जिसकी जेब में पैसा हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो। SC हो, ST हो, पैसा नहीं है तो उधर भी काम नहीं चलेगा। आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो करोगे क्या? आपको पढ़ाई तो करनी है, बट अगर रिसोर्सेज है तो वो लक बन जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इंडिया है एक एरिस्टोक्रेसी क्लास वाली कंट्री, यहाँ पे जिसकी जेब में पैसा है उससे वो कहते हैं ना, सब पूछेंगे मेरा बाबू कैसा है। हाँ, बिल्कुल, जिसकी जेब में बिल्कुल। पैसा नहीं है, कोई नहीं आप पूछता। SC हो जाओ, ST हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप MP से हो, चाहे दिल्ली से, आप बेहड़ गांव से हो और आपके जेब में 10 करोड़ रुपए हैं,
तो आप दिल्ली की सीट में बैठोगे, टॉप में बैठोगे, और आपके पास 2 रुपए हैं तो आप उधर भी नहीं बैठ पाओगे जहाँ से आप बिलोंग करते हो। बिल्कुल। जो अभी आपने 4 साल अपने गवाए, 4.5 साल दिए आपने, ये अपनी मर्जी से दिए, एक जिद थी कि करना है? बस ये लगता था कि ज़रा सा रह गया, आता तो मुझे है ही, अगली बार कर दूंगा मैं। और फिर उसके अलावा मैं मतलब एक बहुत छोटे गांव से आता हूँ, तो लोगों की आशाएं होती है कि अगर ये तो करेगा ये आराम से, तो कितना पढ़ने में अच्छा है, और मैं ना कर पाऊँ तो लोगों की आशाएं टूटने लग गई हैं कि वो उसने नहीं कर पाया, तुम क्या करोगे। तो लोगों ने छोड़ दिया इस फील्ड को ही मेरे यहाँ। अगर मेरा तुरंत के तुरंत सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे गाँव में कई लोग इस फील्ड में आने की ट्राई करते हैं कि तुम भी पढ़ो, हो जाएगा, देखो उसका हो गया, और उसका तक नहीं हुआ, तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब बताओ कितने लोगों के उसमें वो टूटे। और मैं कर सकता था, मुझे बहुत कुछ अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी हर बार बाउंड्री पे के रह जाता, क्योंकि उस दिन मेरा अच्छा नहीं जाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 बार एग्जाम हो जाए तो शायद एक बार अगर खराब हो गया दूसरे दिन तो हमारे पास ऑप्शन है। अब बच्चा क्या सोचता है, कल ही मेरे पास पूरा जितना साल भर मेहनत करी वो लगानी है, अब उसको रात में टेंशन में नींद नहीं आती है। तब नींद नहीं आती जब जिसके पीछे बैकअप नहीं होता, उसे लगता है कि यही तो मेरा सब कुछ है। अब सुसाइड पता कौन बच्चा करता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसके लगता है अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तो इस पे लगा दिया। अब जैसे कोई बच्चा बहुत अमीर है, उसको नीट देना, वो तो फ्री माइंडेड देने जाएगा, उसको क्या टेंशन हो कि अगर नहीं होगा तो भी तो पापा का हॉस्पिटल चलता है, पापा के बिजनेस चलता है, वो देखेंगे, और उसको वही देखना भी है। सही बात है। तो उसको तो वो सुसाइड करेगा, उसको तो पास सब कुछ है। और जिस बच्चे को लगता है कि मेरा तो सब कुछ ही चला गया, मतलब सब कुछ का मतलब रिलेशन भी चले गए हैं सारे, सब वैल्यूज भी चली गई हैं, इज्जत भी चली गई है, पैसा भी चला गया, सब कुछ, मतलब कुछ भी बचा ही नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा फिर? इस बारे में कोई बात करता है, क्यों सुसाइड करता है बच्चा? जब उसको ये लगने लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो इतनी पढ़ाई करी है, मैं कोई दूसरा एग्जाम भी नहीं दे सकता हूं, तब बच्चा सुसाइड करता है। इस बारे में जानना चाहा किसी ने? सीजी पे प्रोटेस्ट हो गया, प्रतिपक्ष हो गया, सत्ता पर, सिर्फ राजनीति। आप प्रोटेस्ट में गए? हाँ, मैं कल प्रोटेस्ट में गया था, और तो मैंने बोला वहाँ कि मैं नीट का छात्र हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इसका पीड़ित हूँ एक तरीके से, तो मुझे बात करवाई जाए। तो उस टाइम महबूबा मुफ्ती आई हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं हो पाएगी। तो मैं 1-1.5 घंटे बाद जब वो चली गई, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने बोला कि किसी से बात हो सकती है क्या मेरी, तो करवा दीजिए। बोला आपको टाइम नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, तो मत आइए, चले जाइए यहाँ से, आपके लिए थोड़ी है। मैंने कहा मैं शौक नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये तो मंच ही स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। बोले जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे, भाई गेस्ट यहाँ स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ मंच, उस पर स्टूडेंट ही नहीं है, क्या मतलब उस मंच का क्या मतलब? अब जब मैं कोई बात मेरी सुन रहा, तो वहाँ शिव अरूर सर थे NDTV के, तो मैंने उनसे अपना पॉइंट उठाया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम्स तो ये हैं, लेकिन सब लोग सिर्फ एक ही नारा लगाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। भाई इस्तीफा दो, उसके रीजन तो बताओ, इसलिए इस्तीफा दो, ये तुमने ठीक नहीं कर पाया, रीजन है ही नहीं उनके पास। जैसे संसद, तो मैंने जब ये मुद्दे उठाए तो मेरे आसपास लोग आ गए और मुझे घेरने से लग गए, तो वो लोग मुझे मास्क लगा के तुरंत बाहर ले गए। अच्छा, हाँ, 2 पुलिस वाले लोग और ये भैया जो लोग थे, तुरंत मुझे बाहर करा कि भैया तुम बाहर चलो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी मास्क शायद मेरे पॉकेट में पड़ा होगा, कल मुझे मास्क लगा के लेके आए बाहर। अच्छा जी। तो मतलब मेरे लिए प्रोटेस्ट हो रहा, मुझे वहां सिक्योरिटी से बाहर आना पड़ रहा है कि भैया यहाँ मार और पड़ जाएगी मेरी। जब मैं बात कर रहा हूँ MBBS, तो उनको MBBS पता ही नहीं है, नीट से MBBS होता है। उन्होंने कहा मुद्दा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैंने कहा ये तो छोटा मुद्दा कैसे है? मैंने कहा ये तो उसका एक पार्ट है कि हाँ वो इस्तीफा दें, उससे हाँ अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय होने के बाद में करेगा क्या, काम क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप उस दिन गए थे जिस दिन लाठीचार्ज वगैरह सारा हुआ था? नहीं, क्यों? जब तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, तुम वहां संसद पे चढ़ाई क्यों कर रहे हो? और इन लोगों को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी किसी की लाठियां पड़ी? जो मेन लोग जो स्टेज पे थे उनमें से अरुणिति रॉय हो गई, केजरीवाल हो गए, डिम्पल यादव हो गई, अभिजीत दीपके हो गए, विजेता दहिया हो गए, नेहा हो गई, इनके ऊपर किसी के ऊपर लाठी पड़ी? क्योंकि इनको पता था कि आज हम गलत कदम उठवाने वाले हैं बच्चों से। इनको पता था कि अगर ये लोग आगे जाएंगे तो फोर्स इनको पीटेगी, तो ये लोग तुरंत पीछे आ गया कि एक लोग तो बर्गर खाने से निकल गया, 2 लोग JP नड्डा से मिलने चले गए, और एक लोग उस पर ट्रक पे तुरंत ही चढ़ गया कि भैया लो मैं तो अंदर ही आ गया, मैं तो पहले से ही हूं। सपोर्ट CJP? बिल्कुल नहीं, जब तुम्हारे पास रियल मुद्दा ही नहीं है तो क्यों? और फिर BJP भी गलत कर रहा है। भाई आपको जब पता चल चुका है कि ये बच्चे हैं ही नहीं, स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, नीट के स्टूडेंट या किसी भी चीज के स्टूडेंट नहीं है, तो आप उनसे बात क्या कर रहे हो? कि मैंने आज CJP के नेताओं से बात करी, क्यों करी आपने बात उनसे? आपको बात नीट के बच्चों से करनी चाहिए थी, आपने उनसे बात क्यों करी? आपको तो तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। आप बाहर फेंक नहीं पा रहे उनको, जो एक तरीके से दबाव बना के आपके ऊपर बैठे हुए जंतर मंतर पे। आपकी प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपके स्टूडियो आया हूं, मैं कहूं मैं तो रात में यहीं सोऊंगा, तो ये तो मेरी जबरदस्ती हो गई ना। जब तक परमिशन आपकी, मैं तब तक यहाँ रह सकता हूं। जब जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन खत्म हो चुकी, वो लोग कैसे बैठे हैं? जबरदस्ती बैठे। तो जब जबरदस्ती करी जाती है सरकार पे, तो उसकी सुनती है। और उसकी क्यों सुन रहे हैं आप कहते कि मैं नीट के बच्चों से बात करूंगा। आपने नीट के बच्चों से बात करी क्या? बताइए, आपने किसी भी नीट के बच्चों से मिला के बात करी? मोदी जी हो चाहे JP नड्डा हो, वहां उनको जूस पिलाने जा रहे हैं,
चलो ठीक है, आप वो बंदा ठीक था, एक वो थोड़ा बहुत मुझे ठीक भी लगता है, सोनम वांगचुक। हाँ, वो ठीक है कि हाँ चलो तुम्हारे लिए हंगर स्ट्राइक करा है, लेकिन और बाकी लोग जो राजनीतिक रोटियां 370 बहाली के नारे लग रहे हैं वहां उस स्टेज पे, सीता का पति, नीता का पति और पता नहीं क्या क्या, ये बातें क्यों? दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज तो ये टोटली चीजें बुलशिट। वहां पूरा का पूरा नीट का मुद्दा होता, आपको इतनी पॉपुलैरिटी बच्चों ने दी, आप तो हर एक एग्जाम में जो भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स के बच्चों से बात करने के काबिल कर दिया था तुमने। सब बच्चों से बात करते कि ये प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करते, ये इसके सॉल्यूशंस है, गवर्नमेंट के सामने रख देते कि भैया ये प्रॉब्लम्स, ये सॉल्यूशन, ये ठीक करो। आप गवर्नमेंट जब उसको ठीक ना कर पाते तो तुम कहते कि भाई गवर्नमेंट तुम्हारे हाथ चलाने काबिल नहीं है। तुमने उनको कोई प्रॉब्लम्स तो बताई नहीं, सॉल्यूशन तो बताई नहीं। आप धर्मेंद्र प्रधान, अरे वो भी इस्तीफा दे देगा, उसके बाद जो आएगा उसको भी नहीं प्रॉब्लम बताए। आप प्रॉब्लम्स इकट्ठी करते, सारी प्रॉब्लम्स को सामने रख देते। आपको तो इतना प्यार दिया कि आप तो देश भर की बात, प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते थे, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, लेकिन आपने वो नहीं करा। आपने कहा मैं तो राजनीति चमकाऊंगा। एक्चुअली ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ ये सीजेपी ने स्टार्ट करा, एंड जब सीजेपी ने स्टार्ट करा तो लोगों को ये था कि भाई नीट पर बात होगी और नीट के लिए ये लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे लड़ाई, और इस पर जो भी कार्रवाई हो, इस्तीफा दें, कार्रवाई हो, फैसला सुनाया जाए, कुछ तो होगा ही। बट वो कुछ हुआ नहीं, और ये नहीं हुआ तो ये चीज़ बन गई पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसमें जितने भी एनार्किस्ट थे ये सारे घुस गए कि बहती गंगा में कौन हाथ ना धोए। एंड ये पूरा एक पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा बना दिया इन्होंने, कि अभी तक एक्चुअली बात ये है कि पूरे इंडिया में ज़्यादातर बीजेपी हर राज्य में ज़्यादातर है। बहुत लोग इंडिया अलायंस वाले ट्राई कर रहे हैं कि बीजेपी को किसी तरीके से हराएं। बहुत टाइम हो चुका है, अलग अलग मुद्दे बनाए हैं कि भाई किसी भी तरीके से कुछ मिल जाए ताकि ये लोग हारें, बट आज तक हारे नहीं। अब ये एक मुद्दा आया जहां पे इनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली टू डू समथिंग, कुछ करा जाए, इनको खदेड़ा जाए सत्ता में से। बट वो चीज़ उसके लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट नीट के लिए था भाई। जो पेपर लीक हो रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए हो सकता है। मैं नेपाल बना दूंगा, मैं बांग्लादेश बना दूंगा। क्यों? तो तुम तो देश के विरोधी हो गए ना। मैं ऐसी कई नीट, अभी भी मैं, आपको लग रहा होगा मैं तो बहुत पीड़ित हूं, फिर भी अगर देश विरोधी काम है, मुझे कोई एमबीबीएस सीट दे, मैं आज भी कुर्बान कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी एमबीबीएस सीट भाई जहां मैं देश विरोधी होकर काम करूं। आप जंतर मंतर गए तो आपको कुछ दिखे असामाजिक तत्व किसी पार्टी से बिलोंग करते हुए? पार्टी, वो सब लोग, मतलब पार्टी का महबूबा मुफ्ती वहीं स्टेज पर ही थी उस टाइम पर, और वो खुद ही अभिजीत दीपके जो है खुद ही कहते हैं कि मैं आपका सपोर्टर हूँ। चलो किसी के भी सपोर्टर हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जेन्युइन मुद्दों को रखते हैं। आपसे मिलने से कोई भी बच्चा ना घबराता, चाहे बीजेपी का होता, चाहे कांग्रेस का होता, चाहे आप किसी भी पार्टी का कोई भी उसके फैमिली मेंबर किसी को भी सपोर्ट करते, सब बच्चे ये कहते हैं ये तो मेरा प्रोटेस्ट है, ये मेरा प्रोटेस्ट है, ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, यहाँ मेरा प्रोटेस्ट है, मेरे मुद्दे उठेंगे। लेकिन वहाँ मेरे मुद्दे उठे क्या? नहीं उठे। अब जैसे कि बात करते लोग कि संसद में चर्चा करेंगे, 18 घंटे बात करेंगे। क्या राहुल गांधी जो चांदी की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए वो 18 घंटे नीट के मुद्दे पर बात कर पाएंगे? अखिलेश यादव जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, क्या ये 18 घंटे नीट के मुद्दे पे बात कर पाएंगे? तो ये क्या करेंगे? वहां हंगामा ही करेंगे। संसद में हंगामा क्यों होता है? सामने वाले के पास क्वेश्चंस नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं है। कहा कि हाँ नीट पर चर्चा करेंगे, खुद ही पहले टॉपिक लेके आया कि नीट पर चर्चा करेंगे। जब सामने वाला मान जाता कि हाँ चलो नीट पर चर्चा करते हैं, तो अब आपके पास टॉपिक्स ही नहीं है कि मैं चर्चा क्या करूंगा, अब हंगामा काट देंगे। क्यों हंगामा करते हैं लोग संसद में? क्योंकि इनके पास पॉइंट्स नहीं होते हैं। इन लोगों को सिर्फ ये आता है कि कैसे हमें जनता का वोट बटोरकर सत्ता हथियानी है, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष, दोनों के ही आता है। रियलिटी है ये। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जैसे कि कोई किसान मंत्री है, किसान का जो भी मंत्री मामा जी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं भाई, वो उन्होंने कितने साल केस नहीं करी है? नहीं करी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जाके फावड़ा चलाएं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो उसी प्रोसेस से गुजरे हों। मतलब उनका पीए किसान होना चाहिए, एक एनटीए डायरेक्टर का पीए नीट पेपर देने के बाद उस प्रोसेस से गुजरने वाला होना चाहिए। एक यूपीएससी का डायरेक्टर का पीए जो है वो यूपीएससी के प्रोसेस से गुजर के आने वाला होना चाहिए, ताकि उनको बताए तो प्रॉब्लम्स ये आती हैं। भाई एनटीए के डायरेक्टर को क्या पता क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था नीट को लेके, तो सीजीआई को ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे लेके वो शॉक्ड हो रहे थे कि अरे ऐसा भी होता है। भाई उन्हें क्या पता कि हाँ ऐसा होता है। तो मुझे ग्राउंड लेवल की रियलिटी नहीं होती। हाँ, तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी तक पहुंचे, आप उन लोगों से बात करें। भाई अगर जो किसान का मंत्री है वो किसानों से बात करे, जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा के बच्चों से बात करे। प्रॉब्लम्स बच्चों की है, ना कि प्रॉब्लम विजेता दहिया की है, ना कि सौरभ दास की। वो तो लोग राजनीतिक मुद्दे चमका रहे हैं सिर्फ। वो लोग अगर बच्चों को आगे करते और खुद पीछे बैठते तो हाँ मैं उनका सपोर्ट करता, और खुलकर सपोर्ट करता। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की पार्टी आए जो कि बच्चों के मुद्दे और देश के मुद्दों को उठाए, वो खुद को चमकाना ना चाहे। खुद तो खुद ही चमक जाओगे अगर आप काम करोगे, खुद चमक जाओगे। देश कहेगा अगर इसको प्रधानमंत्री बनाओ, बट जब लोग कहने लगे, तुम ये मत कहो कि मैं तो ऐसा करके राजनीति में,
तुम काम करते, बस सरकार के पास इतने ऑप्शंस रख देते, ये पॉइंट्स रख देते, ये सॉल्यूशन रख देते, लोग कहते अरे देखो इसके पास तो सारे सॉल्यूशन है, इसको ही नेता बना दे, तो आप नेता बनते, कितना बढ़िया लगता। लेकिन आप, मैं तो नेता पहले से ही बनूंगा, ये गलत है। आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, मतलब किसी पार्टी को? नहीं, इस टाइम तो कोई पार्टी ऐसा नहीं जिसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि किसी के पास भी ना मुद्दे हैं ना सॉल्यूशन है, सिर्फ वही वोट को बटोरना आता है। जो प्रोटेस्ट हुए थे अभी, एंड जो अभी लाठी चार्ज हुआ, ब्रूटली मारा गया, मतलब बहुत ढंग से पिटाई हुई है। जो लोग उधर थे, जो क्लिप्स निकल कर आई, उसमें ये दिखाया गया कि मतलब ब्रूटैलिटी की भी हद हो गई। लट है उसमें, कील गड़ी हुई है। नहीं, वो तो गलत बात थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये गलत बात थी, लेकिन ये गलत हुआ क्यों? बात सुनना आप। आपके घर में लीडर आपके पापा है, अगर आपके घर में कल को बदमाश घुसा है, बदमाश तो जानते होंगे, बदमाश घुसा है तो पापा क्या करेंगे कि खुद भाग जाएंगे और बच्चों को आगे कर देंगे कि मार खाओ जाके। बदमाश पिटाई करेगा, घर से तुम्हारे जो भी सोना चांदी निकलेगा वो ले जाएगा। तो वो क्या सोचेगी, बच्चे बचना है, मैं भले आगे मार खा लूं। अब तुम किसको लीडर अपना बना सकते थे? विजेता दहिया को। वो भाग गया। उन्हें पता था कि आज अगर ये बच्चे रोड पे निकलेंगे बिना परमिशन के तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, और अगर ये बच्चे बल बलाकर, मतलब बहुत ज्यादा उसमें आके और कहीं 10-5 बच्चे संसद में कूद जाते तो सिंपल सी बात है, जो सिक्योरिटी है उसको फायर करना पड़ता भाई। ये तो सीधा आतंकवादी अटैक सा हो गया एक तरीके से भाई। जिनको संसद की सुरक्षा करनी है तो वो तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और ऐसा हो जाए तो हमें और 2-4 महीने रोटियां सेकने को मिलेंगी, राजनीतिक रोटियां, दिन रात कैमरा मिलेगा कि देखो 20 बच्चे मरवा दिए। भाई तुमने उनको उकसाया क्यों? हम अपना लीडर बच्चे किसको मान रहे हैं? विजेता दहिया को, वो खा रहा है बर्गर। लीडर किसको मार रहे हैं? अभिजीत दीप को, वो तो जंतर मंतर में बच्चे वहां पहुंच गए हैं। उनको इतना उकसा दिया कि भाई तुम जाओ आगे। तो तुम खुद देखो आप लीडर किसको चुन रहे हैं। आप अलग पांडे जी जैसे सर बात हो गया, ये लोग वहां आए, एमआर सर वहां आए, आप किस मंच पे जा रहे हैं? और जबकि उनको मंच दिया ही नहीं, वो लोग मंच पे पहुंचे ही नहीं। आप लोग तो अलग से प्रोटेस्ट करते हैं कि ये गलत हो रहा है, मैं सही बच्चे के साथ। आपको तो वहां जाके पता चल गया वो कितने नीट के बच्चे हैं, आपको तो वहां जाके। लेकिन ये लोग भी सिर्फ अपना मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए। मैं सच बात बताऊंगा तो आपको, जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था और जिस दिन हम लोग हार गए थे, आप अलग पांडे का वीडियो देखना। मैं अलग पांडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे टीचर नहीं है, जय हिंद सर मेरे टीचर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अलग पांडे का आप वीडियो देखना, वो उन्होंने एक वीडियो बना के डाला है सिंपैथी के लिए, एक ऐसे पार्क में जो कि सुप्रीम कोर्ट जैसा लगता है। मैं तो दिन रात सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहता था कि मेरे लिए फैसला आएगा, तो मुझे तो वहाँ की ईंट पता है कहाँ पे कैसी है। तो मैं देख के जान गया कि ये तो यार सुप्रीम कोर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन मैं फिर ध्यान से देखा, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का तो पार्क ही नहीं है, तो ये क्या था? सिंपैथी कार्ड नहीं था क्या? आपने इस तरीके से शो करा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ और बच्चों हम केस हार गए, कोई बात नहीं है, अगली बार सब्सक्रिप्शन ले लेना, 4-4 हज़ार में दे देंगे, फ्री दे देंगे। ये तो सिंपैथी कार्ड है। तो इस तरीके के काम करने वाले, मतलब उनसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भाई तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर सिंपैथी कार्ड खेलना ये बहुत गलत होता है। अब एमआर सर वहाँ जा रहे हैं, भाई सिंपल सी बात, अब एक लड़का है पार्थ गोयल करके, वो वहाँ जाकर स्प्रे पुलिस के ऊपर छिड़क दिया, तो अब पुलिस वाले तुम्हें मारेंगे नहीं। मैं अभी जाकर, मैं कोई भी हूँ, मैं वहाँ अभी सिक्योरिटी में पुलिस खड़ी हो, मैं स्प्रे लेके उसके मुंह पे मारने लग जाऊँ, क्या होगा मेरा हाल? कितनी मार पड़ेगी? भाई तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। ये सबको पता था कि आप गलत काम करने जा रहे हैं, आप संसद पर चढ़ाई करेंगे, ये तो बहुत गलत काम है। आप वहां बैठकर अपने मुद्दे उठाते, आपके पास पूरी नेशनल मीडिया कवर करने को बैठी है, वो तुम्हारे मुद्दों को सुनती और वो तुम्हारे मुद्दों को ले जाती सरकार के पास, आप उनको ही भगा रहे, गोदी मीडिया, ये मीडिया वो। भाई जब 13 तारीख को रीनीट अनाउंस हुआ था, ये लोग ने प्रोटेस्ट कब चालू करा? 15 को। उससे पहले रीनीट अनाउंस करवाने वाला कौन था? मीडिया ही तो था। उन्होंने तो मुद्दे उठाए थे, तभी तो रीनीट अनाउंस हो चुका था। उसके बाद आपको जब मिला कि पॉपुलरिटी मिली तो आप 15 को बैठ के आके, भाई जब रीनीट अनाउंस हो चुका था उसके बाद आप पॉपुलरिटी के लिए 15 को बैठ गए, क्यों? अरे आप बैठ के, मुझे मैं मानता चलो अच्छी बात करी तुम बैठ के, लेकिन अब तुम मुद्दे तो उठाते, आप पॉइंट्स तो गेन करते कि रियल बातें क्या है। बात यह है कि इन्होंने तो पॉलिटिक्स की आग में रोटी सेकनी थी। बिल्कुल, सबने पॉलिटिक्स की आग में रोटी सेकी, हर किसी ने। नथिंग एल्स। जिन लोगों से आप मिले थे, हाँ, उनसे क्या आपको सपोर्ट मिला? किन से बात हुई? क्या बात हुई थी? जब मैं पहले दिन, पापा बोले, मैं तो कन्नौज में था, रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मेरे मार्क्स अच्छे हैं, बट रैंक देखा, रैंक तो बहुत इन्फ्लेशन। तो शाम के 8-9 बजे ऐसा पता चलता है कि कुछ चीटिंग वगैरह हुई है, क्योंकि बच्चों के नंबर 719 आ रहे हैं, 717 आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर एक बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके 715 आने चाहिए, और अगर एक क्वेश्चन छोड़ा तो उसके 716 आने चाहिए। 717, 18, 19 तो पॉसिबल ही नहीं है, जो कि बच्चों के नंबर आए। तो पता चला ग्रेस मार्क दिया गया है, और बिना बताए ग्रेस मार्क दिया गया, तो पता लगा कि रैंक इन्फ्लेशन का तो रीज़न ये ग्रेस मार्क और चीटिंग टाइप है। पेपर बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर मतलब लेटा हुआ था कि मुझे मतलब ये लग रहा था कि यार बताओ क्या है, कितनी मेहनत करने के बाद, अच्छे नंबर लाने के बाद भी कुछ कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगा, BDS वगैरह मिलेगा, MBBS करने का मन है, वो भी नहीं कर पाऊँगा। तो पापा ने कहा कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान टाइप का था। तो पापा ने बोला
हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब ये अभी तक प्रोटेस्ट हुआ नहीं था, मतलब प्रोटेस्ट का कोई वही नहीं था, तो हम चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ बात करेंगे सीधा। आपके फादर ने बोला था? हाँ, पापा ने बोला। अच्छा। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यार बच्चा बिल्कुल ही हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सारी फाइनेंशियल चीज़ें लगा चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि मुझे प्राइवेट करा देंगे, क्या घर बेच देंगे क्या। तो पापा बोले चलो दिल्ली चलते हैं, तो हम लोग आ गए दिल्ली। तो हमने वीडियो बना के डाल दिया छोटा सा यूट्यूब पे कि मैं हर्ष दुबे और नीट में इतना वो हुआ है, फ्रॉड हुआ है, सब लोग आओ प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी डिमांड उठाएंगे कि पेपर दोबारा कराया जाए, ये तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो हम लोग रात को वहाँ से निकल दिए और यहाँ आ गए दिल्ली, और सुबह उठते ही प्रोटेस्ट करने के लिए पता करा प्रोटेस्ट कहाँ होता है, बोला जंतर मंतर प्रोटेस्ट होता है, तो हम लोग प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर आ गए। अब प्रोटेस्ट होता है बाहर, तब मुझे प्रोटेस्ट का पता नहीं था, जंतर मंतर अंदर घूमने का भी टिकट पड़ के होता है, तो मैंने वहाँ की टिकट ले ली और मैं अंदर चला गया। अभी वीडियो मेरा होगा, तो मैंने वहाँ से एक वीडियो बना के डाल दिया। वहाँ कुछ लोग टूरिस्ट घूमने आए थे, तो मैंने ऐसे शो कर दिया कि इतने लोग आए हैं, सिर्फ कोई नहीं था, मैं अकेला था। अच्छा। मैंने कहा ताकि लोग आए भाई, लोगों को लगेगा इतने लोग पहुंच चुके हैं, हम भी चलें, सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा बस इतने लोग आए हैं, इतने लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, हमको कम से कम 10-5 हज़ार लोग मिलेंगे, तभी गवर्नमेंट सुनेगी हमारी बात को। तो हमने ऐसे वीडियो बनाया और ऐसे शो कर दिया कि ये लोग आए हैं बस मेरे साथ, वो कुछ टूरिस्ट थे, मैंने ऐसे शो कर दिया। तो अगले दिन मैं फिर अकेला पहुँच गया, तो मुझे पता चला कि परमिशन लेनी रहती है वहाँ। हाँ। जो वहाँ थाना है, वहाँ परमिशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। तो मैं वहाँ गया, अब वो लोग मुझे फिर बहका दे रहे कि इधर जाओ उधर जाओ, मुझे कोई जानकारी नहीं कैसे परमिशन लेते हैं। बोले एप्लीकेशन लिखो, तो बोले कितने लोग आएंगे, मैंने कहा 10,000 लोग आएंगे। तो बोले इतने लोगों का तो यहाँ परमिशन नहीं है, रामलीला मैदान में करो। मैं जोश जोश में बोला 10,000 इकट्ठा करना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। तो मैंने कहा 10,000 लोग तो कम से कम आएंगे, क्योंकि बच्चे इस तरीके से नहीं, सोशल मीडिया पर सब कहेंगे हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा, आएगा खुद कोई चल के नहीं। पता चल गया दिन को रियलिटी। हाँ, जैसे अब इतने लोग हैं यहाँ पे, ये नीट के बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि नीट का बच्चा इतना जागरूक ही नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते सब, और ना इतना फ्री है। हाँ इतना फ्री नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो सरकार से लड़ पाए, उसका बैठे बैठे कमर झुक जाती है। भाई आपको लग रहा होगा मैं ये इस टाइम चेस्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रखा है, क्यों? वो दिन रात बैठे बैठे एक पोस्चर आ जाता है। नहीं, नीट का बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता है जितना ये दंगाई टाइप का है, तो नीट का बच्चा तो वो ही नहीं। तो और नीट का बच्चा इतना फ्री नहीं है, वो आए, वो इतना दिमागी नहीं लगा, चलो हुआ ठीक है, नहीं हुआ, उसको इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व होना, जो पढ़ने में निकल जाता है फिर वो उसमें ही रह जाता है। वो तो हम थोड़ा बहुत निकल गए, वो मेरा इनहेरिट है इसलिए। तो हमने फिर भाई प्रोटेस्ट के लिए परमिशन एप्लीकेशन लिख दिया, एप्लीकेशन दे दिया। तो बोले 10 दिन बाद परमिशन है आपको। तो मैंने कहा भाई 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ कम कर दो। तो मैं डेली वहाँ जाके प्रोटेस्ट अकेले जाके बैठ जाता कि भाई प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ, कोई नहीं आ रहा। 3, 4, 5 दिन हो गए, तो फिर 1-2 बच्चे, मैं डेली वहाँ कि इतने लोग आए हैं आज ये, तो मुझे पता चला। तो वहाँ CP पे वो रहते हैं मीडिया वाले लोग, तो मुझे एक दीदी मिल गई। तो मैंने उनसे कहा कि नीट का मुद्दा ये, तो हमने 4 ऐसे फोटोकॉपी करा लिए, प्रिंट आउट, रीनीट लिख के, और ऐसे 4 बच्चों को पकड़ के खड़ा कर दिया, और उन्होंने मेरे आगे कैमरा लगा दिया। पहला कैमरा बाइट मेरा है आज। तो मैं बोलने चिल्लाने लग गया कि भाई ये मुद्दा है और ये पेपर लीक हुआ है कि इतनी चीटिंग हुई है। खुल के रख। हाँ, वो शाम को रजत सर वाले शो में चल गया। रजत सर का शो आता है इंडिया TV में, वो उसमें उन्होंने 2-4 मिनट का क्लिप दिखा दिया। मैं बहुत खुश, मैंने कहा कुछ तो थोड़ा सा आउटकम निकला, कहीं तो बात पहुंची हमारी। अगले दिन और 10-5 बच्चे आ गए, तब तक मुझे वो भी मिल गई, परमिशन मिल गई थी प्रोटेस्ट की। हाँ, प्रोटेस्ट की परमिशन मिल गई। और तो मैं वहाँ बैठ गया, तो मेरे पास तुरंत ही NSOI वाले भैया ने मुझे सपोर्ट करा। NSOI जो होते हैं ना, कांग्रेस का, ये हाँ, वो NSOI वालों ने मुझे सपोर्ट करा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने अच्छा सपोर्ट करा, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। अब पता नहीं उनके पीछे क्या थिंकिंग थी, वो मुझे नहीं, लेकिन उन्होंने सपोर्ट अच्छा किया मेरा। तो वो लोगों ने बोला हम तुम्हारे लिए गद्दे वगैरह लगवा दें। हमने कहा हम तो धरती पे बैठ जाएंगे सीधा, हमें क्या गद्दे की ज़रूरत है। मैंने कहा इतनी मुझे सुविधाएं कर रहे हैं ये लोग, भाई मेरे पास इतना तो खर्चा थोड़ी है कि मैं खर्चा करके वहाँ गद्दे लगवाऊँ और वो करूँ। मैं तो पूरा दिन भूखा रहता था वहाँ, शाम को घर आके ही वापस खाना खाता था भाई, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा था कि हम वहाँ जाके लेविश लाइफ, जैसे ये आज प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ तो खाने बट रहे हैं, ये हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं रियल हंगर स्ट्राइक पे बैठा था। तो अब ये भी रूल था कि 4 बजे आपको निकलना पड़ेगा। अब मुझे परमिशन 10 दिन में दी, सिंपल बच्चा जो गया उसको 10 दिन में परमिशन दी, और इन लोगों को परमिशन तुरंत मिल जाती है। ये गलत नहीं है क्या? जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहता है आप उसकी सुनते भी तो नहीं है। शांति से जो अपनी बात रखना चाह रहा है उसकी आप सुनते। जो रियल में बथित है वो इतना चिल्ला चीख पाएगा ही नहीं, वो एक दिन किसी दिन उसकी चीख निकल जाएगी। फिर परमिशन जो कैसे मिली थी? वो वही परमिशन एप्लीकेशन लिख के दिया कि यहाँ सिग्नेचर करवाओ, उसके पास सिग्नेचर करवाओ। वो 4-5 जगह सिग्नेचर हुए, फिर उनको दे दिया, तो उन लोगों ने परमिशन पास कर दी। ठीक है। तो फिर मतलब उसमें भी तेरे को बहुत भागना पड़ा, बहुत ज़्यादा पापड़, मतलब दिन रात भागना दौड़ना। और फिर उसमें भी डर लग रहा है कि कहीं मुझे ठोंक पीट ना दे पुलिस वाले। भाई मेरे पापा कोई नेता तो है नहीं जो मुझे बचा ले जाएंगे, पकड़ के बंद कर दें, तो चिल्लाते ही रह जाएंगे कि भाई उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। तो ये कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई, मतलब तेरे घर वाले बोल रहे कि भाई तू क्या कर रहा है? हाँ, क्यों कर घर वाले करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बच्चा कहीं सुसाइड ना कर ले। मतलब एक बच्चा जो गवर्नमेंट से भिड़ने को तैयार है, किस बात पे? क्योंकि उसको लग रहा है मेरा तो सब कुछ जा चुका है, अब मेरा छीनेगा भी क्या? अब मेरे पास बचा ही गया जो मेरे से छीन लिया जाएगा।
तो वो गवर्नमेंट से तब भिड़ जाता है। भाई तब तक मेरे पास थोड़ी ताकत थी कि मैं गवर्नमेंट से भिड़ जाऊँ। मतलब कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं बचा है, मैं क्या मतलब घर वाले सपोर्ट में थे कि भाई हाँ तू कर रहा कि है तू तो करे कर। यार, तू जो कर रहा है कर, बस तू शांत रह, दिमाग को ठंडा रखो कि हाँ लड़ेंगे रीनीट करवा के रहेंगे। मतलब मेरे पापा की ये मतलब वो है, मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट दिया तभी मैं आगे कर पाया। तो फिर मैं बैठ गया धरने पर, वो लोग थोड़ा सपोर्ट किया, तो उन लोगों के पास न्यूज़ वाले के भी और सारे, मैं डेली जो भी दीदी मिल जाती थी मैं तुरंत उनका नंबर लेता था। नहीं उससे पहले अब 10 दिन का बीच का कहानी क्या हुई, तो वो उनका प्रतीक सर का शो होता है डेली शाम को, कहीं भैया जी कहें, हाँ भैया जी जानते हो कहें। आप न्यूज़ 18 इंडिया। हाँ। तो तो आप CP में अभी पहले बहुत हाँ करते हाँ थे। तो वहाँ पे मुझे, मैंने देखा इनका डेली हो रहा है शो यहाँ, तो मैं डेली वहाँ जाके खड़ा हो जाता था वही रीनीट वाला पोस्टर पकड़ के। तो वो मेरी सुनते ही नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे सामने माइक लगा दिया, तो अब वो बोल रहे हैं रीनीट 2024, मतलब उन्होंने ये बता रीनीट 2024 लिखा हो, 2024 उनको लगा कोड है क्या ये कोई, मतलब कोड तरीके से बात कर रहे हो। तो मैंने उनको समझाया ऐसा ऐसा हुआ है ये प्रोसेस, तो वो भी दिखाया गया। मतलब वो 10 दिन के बीच में मैंने क्या करा, मैं डेली वहाँ CP पे जाता था, मतलब मेरा डेली का काम था CP आना, तो कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। अब उस टाइम पे ये और हुआ था, उस टाइम इलेक्शन का रिजल्ट आया था, 2024 में इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसी टाइम आया था। अब तो पूरा मीडिया तो सब कुछ उसी को दिखाने में लगी है। तो CP में एक और शो चल रहा था वहीं पे, तो मैं अपने सारे प्रूफ लेके जाता था कि भाई ये है ये सारे प्रूफ लेके जाता था। तो वहाँ पे एक डिबेट चल रहा था, बीजेपी कांग्रेस इनका लोगों का डिबेट चल रहा था। तो मैंने उनसे बात करना चाहा, कोई सुन ही नहीं रहा, तो मैं वहाँ चीख पड़ा बहुत तेज। अब वो लोग ये मतलब ये कौन आ गया किसी नेता है ये वो है, तुमको बाद में देख लेंगे, बीजेपी बारे मेरे से लड़ रहा है, जबकि मैं बीजेपी का ही सपोर्टर, कांग्रेस वाले भी मेरे से लड़ रहा है। मैंने वहाँ पर्चे फाड़ दिए, अभी वीडियो है मेरा, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था मेरा। तो मैंने वहाँ पर्चे फाड़ दिए, तो लोगों ने मतलब थोड़ा फिर वो निकला, तो फिर लोगों ने जाकर हाँ बात काम तो कर रहा है कुछ ना कुछ। फिर एक ऐसा ही नॉर्मल, कोई पता नहीं किस चैनल का था, वो बंदा मेरे पास आ गया, उसने कहा ऐसा ही बंदा मुझे चाहिए, तुम बोलते हो सही। उसने मेरे आगे माइक लगा दिया, तो फिर मैं चीखा चिल्लाया बहुत ज़्यादा, बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, ये दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हारा सपोर्ट करें, तो सबका नंबर हम तुरंत ले लेते थे कि भाई कल को अगर मैं बात उठाऊंगा तो कॉन्टैक्ट तो सिर्फ यही लोग बात अब मुद्दा उठा सकते हैं, इसके अलावा कोई मेरे पास दूसरा चारा थोड़ी है, मैं गवर्नमेंट से कैसे लड़ जाऊंगा। सही बात है। मीडिया ही तुम्हारा चारा उठा सकती है। तो अब मेरे पास 15-20 स्टूडेंट हो गए, सिर्फ 15-20 ही हुआ था, रियलिटी है ये। मतलब उस टाइम भी कोई निकल के नहीं आया घर से, तो सब सपोर्ट दिखा रहे हैं। NSY वाले तो 15-20 और पीछे बैठ जाते थे मेरे, बोलते हम ही थे, वो लोग पीछे बैठ रहे ताकि लगे कि हाँ भीड़ भाड़ है। उन्होंने मेरे लिए होर्डिंग बनवा दिया, पोस्टर लगा दिया। तेरे से मतलब तेरे जज्बा सुन के मान गया कि जीरो से। हाँ तो उन्होंने पोस्टर, तो फिर हम लोग बैठ गया। अब डेली हम फोन मैसेज करते हैं सबको कि आ जाओ मीडिया वाले, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पहले तो दिखाते नहीं थे, फिर वो इतना मुद्दा उठा था, आज अभी जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा दिखाया गया था। अगर आपने देखा हो उस टाइम मीडिया ने ज़्यादा दिखाया था, क्योंकि वहाँ रियल बच्चे थे सिर्फ 15 बच्चे, लेकिन मीडिया ने पूरा सपोर्ट दिया कि उनको पता था जेन्युइन बच्चे। भाई अगर वहाँ जेन्युइन बच्चे जंतर मंतर पे आ जाता तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता उनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ जेन्युइन तरीके से काम होता है, यही काम जितने बच्चे हैं इतने ही बच्चे, इतना ही प्रोसेस सब कुछ अगर जेन्युइन होता तो बदलाव आता, रियल में बदलाव आता। लेकिन ये बदलाव आने का एक चारा अच्छा ऑप्शन था, उसको भी खत्म कर दिया। तो उस बीच में आपके किन किन नेताओं से मुलाकात हुई थी? अब फिर उसके बाद NSY वालों ने कहा कि हम तुम्हारी कांग्रेस के नेता से मुलाकात करवाएंगे, तुम्हारे लिए कपिल सिब्बल को कर देंगे। तो मेरे पापा उस टाइम पे मेरे लिए मतलब बहुत सारे मतलब वो आ रहे थे धमकियाँ टाइप की। तो मुझे पापा यहाँ से कन्नौज घसीट ले गया, और उसी रात धमके किन लोगों की आ रही थी? मतलब कुछ लोगों की मैसेज, मतलब मैंने अपना व्हाट्सएप पे नंबर भी दे दिया था, वीडियो पे यूट्यूब वीडियो बनाया मैंने, हाँ 3-4 चैनल बनाए। अब वो चैनल मेरे उड़ जाते थे, तो मुझे पता लगा किसने उड़ाया, तो वो शायद गवर्नमेंट ने उड़वाया, पता नहीं किसने उड़वाया। वो मेरे चैनल, हम मैं 2-3 हज़ार फॉलोअर होते थे। क्या कंटेंट डालते थे? मतलब यही कि मतलब सभी लोग आए, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब लोगों तक पहुँचेंगे डेली कैसे अपडेट्स, डेली हाँ, अपडेट्स। मतलब हम स्टेटस लगाते तो उसका क्या मतलब है, तो लोगों तक हम पहुँचेंगे कैसे। तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर हम डेली अपना बना के डालते थे कि यहाँ आओ जंतर मंतर, इतने लोग देखो आ गए हैं, अब हम अपना मुद्दा रख रहे हैं, न्याय लेके रहेंगे, ये वो। मैं चीख रहा हूँ पूरे दम भाई, अब जब आप रियल में काम करोगे तभी तो वो बात निकल के आएगी। तो वो लोग सब लोग मतलब पापा मुझे कन्नौज ले गए। उसी रात बोला कि भैया कल सुबह अखिलेश यादव मिलने आ रहे हैं। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया। अब वो लोग मेरे पीछे पड़े, क्योंकि मैं ही मेन लीड कर रहा था उसको। पापा मुझे रात में घसीट ले गए घर पे कि ना यहाँ तो बीमार पड़ जाएगी, ये खतरा। तो मेरे 3-4 दोस्त थे, मैंने उनसे बोला तुम कल कांग्रेस के वो लीडर आ रहे हैं, उनसे मिल के आ जाना, वो लोग हमारे लिए लॉयर वगैरह करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बात कर ली। तो फिर अगले दिन मैं फिर वापस आ गया वहाँ से ट्रेन पर बैठ के, कन्नौज से यहाँ आ गया। फिर मैं दूसरे दिन सलमान खुर्शीद से मिलने गया उनके ऑफिस। उन्होंने सबको डिटेल वगैरह लिख ली, उनको जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने सब लिख लिया। लेकिन सलमान खुर्शीद आए नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद आएंगे। जब तक मीडिया बाइट मिला तब तक ये लोग खूब नाचे कूदे, और जैसे ही मीडिया बाइट खत्म हो गया ये लोग चले गए। इसीलिए मैं आज सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि आज मीडिया बाइट मिल रहा है तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कल मीडिया बाइट खत्म हो जाएगा तो फिर सबको वैसा का हाँ सबको चूज के छोड़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आज भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पे बात कहाँ कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम्स पे बात करते तो हाँ मैं सपोर्ट करूँ कैसे, प्रॉब्लम्स पे तो बात ही नहीं हो रही है।
प्रॉब्लम्स पे तो बात तो उस करो। समय किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, बीजेपी के नेताओं से भी मैं कहता हूँ भाई मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। पापा ने साफ साफ कहा मैं बीजेपी को अभी वोट नहीं दूंगा, इसलिए ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं मतलब वैसा नहीं कि मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग आ रही है इसलिए उनको बैठा दिया गया है, तो इसलिए मेरी घर तक चेकिंग होने गई थी कन्नौज में। हाँ, वहाँ पुलिस वाले मेरे घर गए। अब मम्मी मेरी घबरा गई, भाई मम्मी अकेली, छोटा भैया घर पे अकेला। मम्मी ने कहा तुम लोग लौट आओ, यहाँ पुलिस वाले घर पे आए थे। भाई मम्मी को क्या इतना नॉलेज कि पुलिस वाले घर आ जाए तो उनको यही लगेगा कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे ये लोग। भाई कल को मुझे उठा के बंद कर दिया जाए तो मुझे दिल्ली में गया है करके हाँ, रहा है उधर। हाँ, मुझे कौन छुड़वाएगा आके? छोटा भैया है मेरा, बहन है, तो कौन छुड़वाएगा आके मुझे? तो पापा, तो हम लोग फिर वो प्रोटेस्ट करते रहे। तो फिर बच्चे हमारे पास बहुत कम थे, मतलब डेली कह तो सब लोग देते थे कि हम आएंगे कल, हम आएंगे कल। उसके बाद हमारी इसी टाइम पे ब्रजेश मास्टरी, एलन के डायरेक्टर, एलन कोचिंग जानते हो? उनका फ़ोन आया मुझे। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, उस पर बहुत सारे बच्चे जुड़ गए थे मेरे साथ। तो आज मेरे कोई भी ग्रुप नहीं है, वो भी मेरे डिलीट हो गया। फ़ोन बंद कर देता हूँ मैं जब पढ़ाई करता हूँ। तो वो जब 6-7 महीने में ऐसा होता है कि अगर 5 महीने आप व्हाट्सअप यूज ना करो तो जो भी ग्रुप पे आप ज्वाइन हो आप लीव हो जाओगे खुद ब खुद, भले ही आपने क्यों ना उसको बनाया हो। तो मैं सबसे लीव हो गया खुद ही। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ आएंगे। वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए। अलग पांडे का मुझे मिले थे NDTV के स्टूडियो में, उन्होंने भी बोला मैं आपके साथ आऊँगा, मैं ये करूँगा, प्रोटेस्ट में आऊँगा, बैठूंगा आपके साथ। नहीं आए। तो सब लोग उस बीच में धर्मेंद्र प्रधान से भी हाँ, अब मुलाकात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर एक मुझे 3-4 लोग डॉक्टर थे, भूपेंद्र भैया नाम है उनका, तो वो मेरे साथ आए। तो उन्होंने कहा हम लोग क्यों ना धर्मेंद्र प्रधान को मेमोरेंडम दे के आते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन किया जाए। तो अब मैंने बोल दिया कि सब लोग आ जाना, अगर हम अकेले होंगे तो बहुत मार पड़ेगी भाई। जैसे कि एक तरीके से चढ़ाई करना संसद पे, वैसे एक तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री में घुसना हो गया। तो हमने कहा कि चलो हम लोग वहाँ सिर्फ खड़े रहेंगे बाहर, हम अंदर नहीं जाएंगे भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी जाएंगे। तो हम लोग वहाँ जाके खड़े हो गए। अब कैमरा वालों को तो मैंने सबको बोल दिया कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। तो कैमरा वाले ने कोई आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने मेरे ऊपर कैमरा लगा दिया। अब मैं जो चिल्लाया हूँ वहाँ कि मैंने कहा ये सारी सिक्योरिटी फोर्स जो है सिर्फ ये मिनिस्टरों की सूरत, वहाँ बहुत सारे IPS ऑफिसर सारे खड़े हुए हैं। मुझे उनके डंडे देख के डर लग रहा है कि अगर एक बजा दिया तो टांगे फूल जाएंगी। लेकिन अब जब आप आदमी की खुद के ऊपर बीती तो वो चिल्ला देता है, वो कहता है अब वैसे ही टांगे टूटी पड़ी हैं, अब मुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, रियल में टूट जाएंगी तो क्या। तो मैं वहाँ तेते चिल्लाया कि ये सारी सिक्योरिटी फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्या ये मिनिस्टरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है क्या? ये सिक्योरिटी फोर्स उस दिन जिस दिन पेपर जा रहा था क्या वहाँ नहीं लग सकती थी? तो ये सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। तो धर्मेंद्र प्रधान ने मुझे बुलाया कि आ जाओ आप अंदर आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनको सारी बातें बताई, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सॉल्यूशन हुआ नहीं। आपकी उनसे कितनी देर बात हुई थी? लगभग आधा 1 घंटे बात हुई। अच्छा, आधा 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया? हाँ, आधा 1 घंटा मेरी उनसे बात हुई। तो मैंने बताया कि ये सॉल्यूशंस हैं, ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन कोई ऐसा खास मतलब रीनीट नहीं हुआ। फिर उन्होंने मतलब उनसे और बिना मतलब जो बच्चे रीनीट नहीं चाहते थे, कुछ बच्चे वो लोग भी मिलने गए, तो उन्होंने उनका पक्ष मान लिया, हमारा पक्ष नहीं माना। अच्छा, री एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब तब री एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया था? मेरे पापा ने मुझे बोला कि निर्मल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। मतलब निर्मल बच्चों को सताया था उस टाइम इन लोगों ने, इसीलिए आज ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट के साथ। निर्मल बच्चों मतलब रियल में बच्चे थे उस टाइम, उनकी आपने नहीं सुनी थी। आज आप उनकी सुन रहे हैं, सौरभ दास की जो रियल में नीट का पेपर ही नहीं दिया उन्होंने। आज आप उनकी सुन रहे हैं, विजेता दहिया की, जिन्होंने कुछ कोई एग्जाम में किसी में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप निर्मल बच्चों को उस टाइम सताया था, इसलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या जो उधर प्रोटेस्ट करने के लिए जाने की सोचते हैं, जो गए थे, आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, इट इज़ वेरी ट्रू। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, इट इज़ वेरी ट्रू। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप उधर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप अपने मन से जा रहे हो, आपको बस डिजिटली इन्फ्लुएंस करा गया है और अपने फ़ायदे के लिए आपको इन्फ्लुएंस करा गया है कि आप उनकी भीड़ बनकर आओ। और भीड़ का कोई नाम नहीं होता, और भीड़ से कराया जाता है क्राइम। वो चाहते हैं कि 2-4 लोग मरें, वो चाहते हैं 2-4 लोगों के सर फट जाएं, ताकि जितने पार्टियां हैं वो सारे आके इस पर रोटी सेकें और इस पर राजनीति हो बहुत तेज़। मुद्दा ये नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो जाएंगे। और ऐसे हमारे प्रोटेस्ट हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुए हैं। 2012 में लोकपाल बिल के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, वो भी बना, कुछ हुआ नहीं आज तक उसका। तो ये होता है, बस राजनीति का एक फ़ायदा है। आपको लग रहा है कि आपको डंडे पड़े उधर जाके, वो इसीलिए पड़े क्योंकि किसी और ने पढ़वाए। हाँ, क्योंकि किसी और नेता के नहीं पड़े ना, उन लोगों के नहीं पड़े जो लोग आगे आगे थे। किसी कहाँ के गए पढ़ते। केजरीवाल, कहाँ गए डिम्पल यादव, कहाँ गए बाकी जो लोग भी आए थे, जितने लीडर्स, जितने मतलब एक्टिविस्ट, जो भी एक्टर, जो भी लोग सपोर्ट में आए, बात उनके तो क्यों नहीं ये पड़े? है कि जब सबसे आगे चलने की बात थी तो ये लोग आगे चलते। ये तो MP हैं, ये तो मिनिस्टर्स हैं, ये तो पूर्व मिनिस्टर्स हैं, इन पे ऊपर डंडे नहीं चलते। अगर ये आगे चलते तो आपकी प्रोटेक्शन थी। इन्हें पता था कि आज डंडे पड़ेंगे क्योंकि हम संसद पे हमला कर रहे हैं। तो
जहाँ प्रधानमंत्री अभी बैठा हुआ है उनकी तो सिक्योरिटी का सिंपल सा प्रोटोकॉल है। अब तो कोई आके कह दे कि वो तो प्रधानमंत्री है, मैं क्या देश का नागरिक नहीं हूँ? भाई वो प्रधानमंत्री है, तो आप वहाँ कैसे चढ़ाई कर सकते हो? नहीं, मैं कहीं पे डॉक्टर आनंद रंगनाथन की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो यही बोल रहे थे कि जितने भी ये एनार्किस्ट होते हैं या फिर ये प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं, ये बोलते हैं ट्रुथ टू पावर, ट्रुथ टू पावर। भैया वो सही कहते हैं कि ट्रुथ टू पावर कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, आप अपना फ़ायदा चाहते हो, उस फायदे के आप सपोर्टर हो, आप कॉज के सपोर्टर नहीं हो कि क्या बदल जाए आपके देश में। हाँ, ये पॉइंट होते तो ये बहुत अच्छा प्रोटेस्ट बन जाता, बहुत अच्छा। मतलब देश में कुछ रिफॉर्म होता, रियल में दिखाई देता कि हाँ कुछ काम हुए हैं, उन पर बात नहीं करी। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, तो आपके साथ एक आपका दोस्त बन गया था, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा था हर चीज़ में। बाद में आपको पता चला कि वो एक आईबी का ऑफिसर था। ये क्या था भाई? और आपको पता कैसे नहीं चला कि एक आईबी का ऑफिसर आपका दोस्त बन गया? हाउ इट हैपेंड? क्योंकि वो जैसे एक नॉर्मल ड्रेस पहन के, जैसे बाकी लोग भी कोई सपोर्ट में किसी के गार्जियन आते थे, तो उसी तरीके से वो भी गार्जियन सा बन के आते थे। वो तो वो अपना नॉर्मल ड्रेस में, नॉर्मल कोई ऐसा ड्रेस कोड था नहीं उनका, तो मुझे लगता था भाई नॉर्मल बंदा। वो मेरे डेली हाल चाल की भैया सब सही है, कोई दिक्कत तो तुरंत फ़ोन कर देना। मुझे लगता भाई बहुत अच्छा आदमी है, मुझे तुरंत ही कॉल करने को कह रहा है। क्योंकि आप जब ऐसे काम करते हो तो आपके लिए बहुत सारे लोग अपोज में होते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता था ये बंदा तो बढ़िया है, ये तो अपना नंबर देके मुझे कहता कि तुरंत कॉल, और नहीं वो साथ भी देते क्योंकि वो ऑफिसर है, तो वो इसलिए फ़ोन करते कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं तो तुरंत पुलिस फोर्स भेज दूंगा तुम्हारे यहाँ, और कोई थोड़ी भेज पाएगा। तो वो मेरे साथ ही रहते थे दिन रात। मतलब जब भी मैं पहुँचता था वो मुझे वहीं मिलते थे, मुझे तुरंत एंट्री सब कुछ वो करना। तो बाद में पता चला कि ये तो खुद ही ऑफिसर है, किसी मतलब आईबी ऑफिसर है कोई। तो फिर बाद में पता चला कि यही मेरी सारी डिटेल जो है ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचा रहे हैं। मेरे 3-4 चैनल मैंने यूट्यूब चैनल बनाए, वो मेरे अपने आप उठ जाते थे, पता नहीं क्यों। फिर बाद में पता चला कि ये सारी डिटेल्स तो मेरी जा रही हैं। मेरे ऊपर पर्सनल ध्यान रखा कि हाँ ये बंदा आगे चला। फिर मेरी डिटेल्स को खंगालने के लिए मेरे घर तक गया, गाँव तक, कि ये रियल में बंदा है कि मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग से आ रहा है। हाँ ओके। और आपको कैसे पता चला था बाद में कि आईबी का बंदा है? तब वो उन्होंने खुद बताया कि मैं हाँ ये काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी में था मैं। तो मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी करती है भाई। आप पुलिस वाले जो भी वहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं वो तुम्हारी सिक्योरिटी में खड़े हैं। उन्होंने इसलिए जंतर मंतर से रोकना स्टार्ट कर दिया, ये अच्छा पॉइंट था। मुझे लगा कि जंतर मंतर पे क्यों रोक रहे हैं, इन्होंने कहा संसद तक मार्च करेंगे, तो संसद तक मार्च करने देते, उसके बाद रोकते, वहाँ संसद भवन में ना जाते देते। लेकिन अगर वहाँ पे रोकते तो फिर तो जब यहाँ से रोका तब तुमने वहाँ तक रोक पाया, अगर वहीं पे रोकते तो ये अंदर इंटर कर जाते, और अंदर इंटर करता तो देश की इमेज खराब होती। और इसके अलावा कुछ भी हो सकता था भाई, फायर कर देता। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और वो कोई भाई पार्क नहीं है जहाँ हाँ, पे कोई भी तुम जा सकता है। कैसे जा सकते हो? तुम्हारे पास भाई मंच है, तुम्हारे पास पूरी देश की मीडिया है भाई, वही तो तुम्हारे सारे मुद्दे उठाएगी। आप सारे पॉइंट्स तो रखो, कमियां क्या हैं और कमियों के सॉल्यूशंस क्या हैं, उन पर बात करो। पिटाई हुई है, वो बहुत गलत हुआ कि दैट बिना नेम बकल के पुलिस वाले थे, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे। एंड देखो यार, जब आपके ऊपर से आपको पावर है आपके पास, और आपके पास से अथॉरिटी हटा दी जाए, तो वो गुंडागर्दी ही है। वो बिना वर्दी के इंसान गुंडा बन जाता है, कि वो सब कुछ वो करना चाहता है जो करना चाहिए। हुआ वो गलत था, दैट एक्शन इज टोटली रॉन्ग। बट वो एक्शन भी हुआ, और इधर से इन लोगों ने, उनको सब पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, और उन्होंने जूते पड़ने दिए। सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला कि भैया जूते तुम्हारे पड़ेंगे, सबसे आगे चले जाना। और उससे बस इनको बस ये था कि किसी भी तरीके से एक नैरेटिव बने कि भैया गवर्नमेंट तो डिक्टेटर बन गई है, गवर्नमेंट ने तो अब किसी काम की नहीं बची गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को हटाओ। और उसी दिन से एक नारे लगने लग गए, गवर्नमेंट को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान हटाओ, इसको हटाओ, गवर्नमेंट को हटाओ, मोदी को हटाओ। ये इन चीज़ों से हटाने से क्या हो जाएगा? राइट। आप पॉइंट्स पर कोई बात नहीं कर रहा। जैसे पॉइंट्स हो गया कि सीटें डबल कर दी जाएँ, क्लासेस डबल शिफ्ट में लगें, 50% प्राइवेट सीटें गवर्नमेंट फीस पर मिलें। बच्चा जब पढ़ता है तो बचपन से पढ़ाई करता है, तो उसको क्या लगता है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। टीचर्स, एक अच्छा टीचर है तो तुमको वही चीज़ सिर्फ क्लासरूम में याद हो जाएगी, और वही टीचर अच्छा नहीं तो तुमको मतलब सारे सब्जेक्ट का टाइम सिर्फ उसी एक सब्जेक्ट पे चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना टाइम वहाँ जा रहा है, और फिर भी उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो टीचर एक मतलब आप यूट्यूब पे क्या है कि कितने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। अब बच्चा क्या ये छांटे कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, वो तो तभी पता लगेगा जब उससे पूरा सिलेबस पढ़ लोगे। अब वो एक बार पहले पूरा सिलेबस पढ़े तब वो पता करे कि ये टीचर अच्छा है। तो ये इस चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए कि हर बंदा यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, हर बंदा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बच्चों को यही नहीं पता चल रहा है कि अच्छा टीचर कौन सा है, बेकार कौन सा है। अब वो अगर एक टॉपिक उसको वीक रह गया तो उसको आगे भी फिर समझ में बहुत कम आता है। मैंने बताया जय हिंद सर, क्योंकि जय हिंद सर को क्यों मुझे अच्छा लगा, मैंने सारा बायो रास्ते में कैसे याद कर लिया,
क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते थे, वो क्लास में एक अलग दुनिया में तुम्हें ले जाते थे। अब उस टाइम में पता उनके पास क्या था, उन्होंने अपने पास कम से कम 50-60 वाइट बोर्ड रखे हुए थे। अब जैसे जैसे जो भी पढ़ाना उनको, वही बोर्ड उठाते थे, वो पूरा उनका चार्ट बना रहता था उस पर पूरा सिस्टम, और उसको तुरंत ही लटका दिया आगे। तो वो एक तो स्लाइड वाला काम हो गया, नहीं डिजिटल बोर्ड तो अब आए हैं, तब उस टाइम में डिजिटल तो वो सीधा बोर्ड लटका देते थे। तो ये लो पहले टॉपिक से सारे हाँ मतलब लिख रखे होते थे, हाँ डायग्राम, नोट्स वगैरह हाँ वो सिर्फ क्लासरूम में याद करवाते थे बच्चों को। उन्हें पता था कि भाई बायो रटने वाली चीज़ है, सिंपल सी बात है भाई, हार्ट लेफ्ट में होता है तो होता है, इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी कि हम राइट में करके देख लें इसको। डॉक्टर के लिए होता है कि ये है तो है, आपको यही करना है, रटने वाली बात होती है। तो वो रटा देते थे क्लास में। तो एक टीचर का अच्छा टीचर होना ये बहुत बड़ा लक है, लक है बहुत बड़ा कि आपको अच्छा टीचर मिल गया, ये आपका लक है। एक लक का मतलब ये नहीं होता कि आपने मेहनत नहीं करी आपको सब कुछ मिल गया, वो तो एक लक नहीं है। लक ये होता है आपने मेहनत करी और आपको मिल गया, ये भी लक है। एंड और क्या पॉइंट्स आपको लगता है जो आपको लगता है कि बंदा देखता है उसको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का? हाँ कि एक तो टीचर अच्छा होना चाहिए, और आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर आपको गाइड अच्छा कर रहा है कि नोट्स कैसे आप बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स ऐसे हैं जिनमें आलतू फालतू क्वेश्चन दे रखे हैं। अब बच्चे से वो आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उससे क्या लग रहा है कि मुझे सिलेबस का नहीं आ रहा है, जबकि उसको सिलेबस का तो आ रहा था। आलतू फालतू के चक्कर में वो सिलेबस भी भूल गया कि मेरा ये क्वेश्चन भी रह गया। ये मेरे साथ हुआ है, ये पॉइंट्स मेरे साथ ये काम हुआ है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में मैंने वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं कर पाई जो कि मेरे सिलेबस की थी। तो टीचर लोग कहीं कहीं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, आपने कभी ये ट्राई करा था कि जैसे फैंसी कोचिंग्स होती हैं नीट की और जेई के लोग ज्वाइन करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट काफ़ी सारी हैं जिनमें काफ़ी महंगी फ़ीस है यार, कॉलेज जितनी पढ़ाई जितनी फीसेस लेते हैं वो। तो आपने कभी सोचा कि दैट उसमें मुझे जाना चाहिए? मैं गया तो था, कोटा में एलन में गया था मैं पढ़ने, वही तो बता रहा हूँ, मॉड्यूल्स मुझे रट लिए सारे। अब मेरे पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें लगता है एक बार में हो जाएगा इसका, इससे कौन सा बार बार करना है अच्छा पढ़ने में। लेकिन वहाँ जाके हर बार मैं बाउंड्री पर। अच्छा, कभी हर्ष ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही एग्जाम को 4 बार दिए आपने, 4 साल लगातार लगा के दिए, आपको ये सोचना चाहिए था कि दैट अगर 1-2 बार में नहीं हो रहा तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं? वही लगता है कि आपको गलती है या नहीं है? हाँ गलती बिल्कुल है, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, वही तो मैंने खगाला, जबकि और कोई मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो फिर बंदे को फंस जाता है उस ट्रैप में, इसीलिए फंस जा रहे हैं बच्चे। वो नीट में ही सबसे ज़्यादा क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज सेम मेरे विजेंद्र सर से मेरे पॉडकास्ट में आए थे, तो उनसे यूपीएससी के रिगार्डिंग बात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला कि दैट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बारी में दो, और मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि दैट हाँ मैं कर लूँगा, तो दूसरी बारी बस दो। बस हाँ। एंड उसके बाद अगर आप कंटिन्यूस दिए जा रहे हो तो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर करियर। अब आप डिल्यूजन में चले गए हो हाँ कि मुझे करना ही करना है, मतलब फिर वो ये एक तरीके से बन जाता नहीं, ईगो सा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, एक डिफरेंस पूछना था आपसे। जैसे आप दिल्ली में आए, दिल्ली में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, कोचिंग्स का देखा होगा, कोटा में आप गए और आपने इधर के कॉलेजेस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, क्या वैसा सेम स्ट्रक्चर आपके गांव में या उधर इस क्वालिटी की अभी भी है कुछ ऐसा, या नहीं है अभी भी उधर बहुत पुराना चल रहा है? हाँ ये प्रॉब्लम ये भी है, जैसे कि अगर बात करें जयपुरिया के स्कूल का टीचर जो है उसको 16-17 हज़ार मुश्किल से फीस मिलती है, उसको सैलरी मिलती है, और वहीं प्राइमरी स्कूल के टीचर को 70,000 सैलरी मिलती है। और फिर भी उसका वो देखो जरा पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ, क्या उसको नॉलेज नहीं है? वो तो एग्जाम पास करके आया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बाद में ध्यान ही नहीं दिया। भाई आप उनकी भी तो कभी कभी तो ट्रेनिंग करवा सकते हो, उनको भी तो कभी कभी मतलब ट्रेनिंग कराओ, सब ये चीज़ें होती हैं क्या? किसी का उस पर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इधर डेवलपमेंट हुआ है कुछ सालों में, क्या उधर भी वो मतलब वो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन अब यहाँ भाई ये सेंट्रल वो है, कैपिटल है, तो यहाँ जैसा तो नहीं है वहाँ, बट हाँ डेवलपमेंट तो हुआ, बट डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता था, वहाँ तक नहीं पहुँचा। ये इसका भी रीज़न यही है कि जब सत्ता पक्ष काम करना चाहता है तो अपोजिशन नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो भी उसको फंसा रखा है कि अगली बार तुम्हें तो बेटा गिरा देंगे हम, तो वो भी लगा पड़ा कि मुझे भी तो जीतना है अगली बार। तो सब राजनीति वोट बैंक की है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो, ये सब बहुत गलत है। जैसे कि हिंदुओं में ही कैसे लड़वा रखा है, कुछ लोग ऐसे राम को भगवान मानते हैं, कुछ बुद्ध को भगवान मानते हैं, बुद्ध वाले राम को भगवान नहीं मान रहे, राम वाले बुद्ध को भगवान नहीं मान रहे, जबकि दोनों लोग भगवान हैं। तो इस तरीके से तक भिड़वा रखा है कि हम अपनी रोटियां सेकते रहें आराम से, उनको पूरा लड़ने दो यार। सब एकदम से मानवता से काम करें, कितना अच्छा देश चलेगा भाई। सबको आपस में प्यार हो, सब में मतलब मानवता हो एक भाई, कि मुस्लिम हिंदुओं से चढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम से चढ़ रहा है कि इसको काट देंगे उसको मार, क्या मतलब है इससे? क्या मिल जाएगा? अरे यार प्रेम से रहो, क्या मतलब कि उससे चिढ़ रहे हैं उससे की कर देंगे? क्या 50-60 साल की उम्र है तुम्हारी, निपट जाओगे। द वे यू स्पीक, मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद तेरे को एक जॉब तो मिल सकती है,
पार्टी में मिल जाएगी तेरे को स्पोक्स पर्सन की जॉब, किसी ना किसी स्पोक्स पर्सन को नियुक्त कर दिया जाएगा तेरे को किसी पार्टी में कि भाई यू स्पीक वेरी वेल, कुडोज टू दैट। अच्छा, एक चीज़ मुझे जाननी थी, अब आखिरी बार अब दोबारा नीट का एग्ज़ाम दोगे या नहीं? शायद तो नहीं दूंगा मैं बाय द वे डॉक्टरी लाइन ही छोड़ दूंगा। जो मेरा मन कर रहा है, मैं बहुत थक चुका हूँ। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं एक्चुअली सच बताऊँ, मेरा मन था कि मैं डॉक्टर बन के इंसानों पे काम करूँगा, लेकिन मुझे ये देखना था कि सबसे ज़्यादा अगर फ़न कहीं होता है तो मैंने सुना है कि मेडिकल कॉलेज में होता है। मतलब वहाँ जितनी मस्ती कहीं नहीं है, तो मैं वो मस्ती करना और चाह रहा था कि मैं वहाँ की मस्ती करके देखूँ, घूमूँ फिरूँ, क्या मज़ा आएंगे। मुझे कॉलेज नहीं मिला, मतलब BDS मिल गया तो मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का। तो मेरा मन था कि मैं ज़िंदगी जीऊँ, मतलब मेरा मन है कि मेरा लाइफ जीऊँ, मैं लोगों से मिलूँ, बातें करूँ। अब मुझे मतलब नहीं है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, क्या करोड़ों रुपए मैं छोड़ के चला जाऊँगा, बच्चे ऐसा करेंगे, मुझे क्या। मेरा मतलब बस लोगों से मिलूँ, झूलूँ, बातें करूँ, घूमूँ फिरूँ, ये करूँ। मतलब मुझे घूमना बहुत पसंद है, लोगों से मिलना, मतलब अकेले ऐसा नहीं, सोलो ट्रिप पसंद होती है लोगों को। क्या मतलब है पहाड़ देखे अकेले, भाई जाओ बातें करो कि यार देखो कितना बढ़िया लग रहा है, तो कुछ है कि हाँ भाई मज़ा आया। वहाँ अकेले गया, क्या मोमरी तुम अकेले बन जाएगी, अकेले में बस आंखों में है कि हाँ ऐसे ऐसे पहाड़ थे, ऐसे ऐसे पेड़ मैं थे। तेरी बातों से मुझे एक चीज़ समझ आती है, योर अपब्रिंगिंग, एंड दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आती है, ओल्ड सोल इन अ यंग बॉडी। वो बता उसका रीज़न क्या है। जैसे जब मैं छोटा था तो मेरे यहाँ लाइट नहीं आती थी 7-8 बजे सा टाइम, तो मेरे बाबा बहुत टैलेंटेड थे। मतलब अगर बात करें तो आज जो भी कुछ मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर पाया हूँ तो वो बाबा की वजह से। और नीट ना छोड़ने का रीज़न भी बाबा ही हैं, क्योंकि बाबा मेरे से ये कह के गए थे कि तुम अगर एक बार हार गए तो तुम्हें ये लगेगा कि मैंने वो काम कर नहीं पाया था, तो तुम्हें लाइफ में रिग्रेट सा रह जाएगा, बस उस रिग्रेट ना रह जाए इसलिए बस मुझे MBBS करना है। मतलब अपना बेस्ट दो हाँ हमेशा। मतलब बस ये इसलिए कि मुझे ज़िंदगी भर ये लगता रहा कि मैं नीट क्यों नहीं निकाल पाया। मैंने नीट काश में कर MBBS, लेता उस हाँ मतलब ये ऐसा नहीं कि मुझे MBBS करके बहुत पैसा कमाना है, इसलिए कि मैंने क्यों नहीं निकाल पाया। बाबा कहे कि मतलब तुम अगर एक बार हार जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगे कि मैं हार सकता हूँ क्या, तो तुम्हें जीतने की आदत होनी चाहिए, बस वो रीज़न था। अब बाबा, पता है मैं स्टोरी बताऊँ आपको, अब मैं जैसे इतनी बातें कर रहा हूँ इसका रीज़न है, विजुलाइजेशन मेरा बहुत अच्छा है। इसका रीज़न पता है क्या, जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा मुझे कहानियाँ सुनाते थे, रामायण महाभारत लोगों की कहानियाँ, तो वो शाम को 7 बजे सुनाते थे। मैं जब बहुत छोटा था तो सब भाई बहन, हम 6 भाई बहन हैं, तो सब लोग उनके आजू बाजू ऐसे बैठ जाते थे, यहाँ चारपाई लगी तो बाबा चारपाई पे लेटे, तो हम लोग इधर उधर स्टूल डाल के, मतलब अपनी अपनी चारपाई पे दादी के साथ लेट गए ऐसे करके, तो बाबा कहानी सुनाते थे। तो हम लोग आंखें बंद करके कि युद्ध के घोड़े दौड़ रहे हैं और पीछे धूल उड़ रही है, तो अब अपना अपना इमेजिनेशन सब लोग कर रहे हैं। मतलब अब आज मैं टीवी पे देखूँ वो चीज़, मुझे वो फील नहीं आता है। मैं थिएटर में जाके मूवी देखूँ, मुझे वो फील नहीं आता है। मतलब जब वो कहानी सुनाते थे ना कि युद्ध के घोड़े चल रहे हैं, इतने सैकड़ों घोड़े, ये हुआ, मतलब वो पूरा टोटली विजुलाइज कर रहे हो पूरा ना विजुअलाइज करके, मतलब पूरा सबका अपना, मतलब मेरे में भी राम की इमेज बनी है, मेरे भाई की इमेज बनी, मेरे में राम की इमेज दूसरी बनी होगी कोई ना कोई, उनके माइंड में कुछ और बनी होगी, लेकिन वही रहेगी। तो अब वो एक किरदार सेट हो गया जो माइंड में वही चलेगा पूरा स्टोरी जब तक चलेगी। तो वो जब स्टोरी सुनाते थे तो उसके बाद फिर वो जैसे आज जहाँ पे एंड करी, अब वो कल पूछते थे, क्योंकि जैसे सुनते सुनते नींद आती, बचपन में तो 8 बजे बहुत ही नींद आती है, तो सो जाते थे हम लोग। तो वो हमें सुबह दूसरे दिन पूछते थे कि बताओ कल कहाँ फिनिश करी थी स्टोरी, वहाँ से स्टार्ट होगी, नहीं बता पाओगे तो आज नहीं सुनाएंगे। तो हम लोग दादी के बोल दिया करते थे कि दादी आज बता दो, कल से जो है आपसे नहीं पूछेंगे। तो फिर हम दादी से पूछ लेते तो दादी ने फिर बताना बंद कर दिया कि इन लोगों की आदत पड़ जाएगी डेली पूछने की। तो हम लोग सुबह सुबह दादी से पूछ लेते, दादी कल कहाँ ख़त्म करी थी मूवी वो स्टोरी, तो सुबह लिख देते थे उसको, और शाम को उठते ही फिर उसको देख लेते थे, फिर दिमाग में कि यहाँ ख़त्म करी, यहाँ जैसे बाबा की अब बताओ कल कहाँ पे कि लव कुश कांड चल रहा था, वहाँ लव और कुश जो है वहाँ पहुँच गए थे राम दरबार में, तो फिर वो आगे स्टोरी फिर पूरा कंटिन्यू करते थे। तो पूरा इसलिए विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ गया। तो ये सारी नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए मैं मतलब लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्पिरिचुअल रखा हम लोगों को। और लोग आजकल क्या करते हैं कि जैसे कि थोड़ा बहुत पैसा आ गया कि बाहर निकला है, मम्मी पापा गाँव में पड़े हुए हैं, क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी का, 30-40 साल बाद तुम भी मर जाओगे, 15 साल बाद मम्मी पापा मर जाएंगे, क्या मतलब है यार। उनको साथ रखो, बच्चों को जो वो ज्ञान देंगे वो कोई नहीं दे पाएगा, जो वो उनको सिखा देंगे ना वो कोई नहीं सिखा पाएगा। ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस, मैं और बच्चों ने भी करा है, पेपर दिया है, अभी मैं कुछ बातें अपनी छुपा के रखा हूँ, वो बता दूंगा तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। तो वो चीज़ें क्या है मतलब नहीं मैं बताऊंगा भी नहीं। वो चीज़ें जब आपके साथ होती हैं उसके बाद भी आपके दिमाग में सुसाइड थॉट क्यों नहीं आता, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मुझे बताएगा कि 12 साल तक अर्जुन और वो लोग वनवास रहे थे। अब अर्जुन के पास एक ऑप्शन था, जब वहाँ से निकले थे, उनके यहाँ छुपके रहे थे राजा के यहाँ, जब वहाँ से ये लोग युद्ध करने गए थे तो वो किन्नर के भेष में थे, तो उनको पता चल गया था दुर्योधन को कि ये लोग किन्नर के भेष में, मतलब ये लोग उनके यहाँ राजा के यहाँ काम करके छुपे हुए हैं। मतलब 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास का मतलब कि तुम्हें 1 साल अगर मैंने ढूंढ लिया तो फिर तुम्हें 12 साल की वो करनी पड़ेगी। तो अर्जुन को ढूंढ लिया इन लोगों ने।
अब अर्जुन इस युद्ध के लिए निकल दिए कि मुझे तो अगर इनको रोका नहीं तो मेरे भाइयों को तुरंत ढूंढ लेंगे, 12 साल का वनवास हो जाएगा। तो वो लेकिन अभी किन्नर भेष में है। तो सामने से सभी लोग भाई वहाँ सामने भीष्म पितामह युधिष्ठिर सब लोग खड़े हुए हैं। ये मैं अपना स्टोरी देखा हुआ नहीं बता रहा हूँ, मैं वो विजुअल कर रहा हूँ अभी कि वो सब लोग खड़े हुए हैं सामने और कृष्ण वहाँ पहुँच गए, वो पहुँच गए, अर्जुन वहाँ पहुँच गए युद्ध करने के लिए। अब अर्जुन के दिमाग में ये थॉट आया कि अभी दोपहर होने से पहले पहर बोलते हैं कुछ, पहर, हाँ, तो ये अगर पहर खत्म हो गया तो हम हार जाएंगे अगर इनको पता चल गया इससे पहले। फिर कृष्ण ने सोचा अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं अपने ऊपर तीर खा लूँ तो मैं मर जाऊंगा, मेरे भाइयों को कल वो मिल जाएगा राजपाट, क्योंकि आज तो लास्ट डे है। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं मर गया तो मेरे भाइयों के साथ कौन रहेगा, तो उन्होंने उन पर तीर तान दिया, बोला कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे 12 साल का अज्ञातवास फिर स्वीकार है, मतलब मैं मरना नहीं स्वीकार करूंगा कि मैं मर जाऊं। तो इसलिए मेरे नंबर के वो 12 साल होने के बाद, वनवास रहने के बाद फिर 12 साल अपनी फैमिली के साथ रहेंगे वन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 3-4 साल में क्या फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगा। उसका क्रक्स ले लिया कि भाई अगर परेशानियां आ भी रही है, हाँ, तो उनको उनके लिए खुद को मारना थोड़ी है भाई, फैमिली के साथ चलो वन में रह लेंगे, रहना ही तो है यार, राजपाट में नहीं है, चलो वन में रह लेंगे। जब उनके पास 12 साल रहने के बाद फिर 12 साल रहने को तैयार है। नहीं, ये बातों से मुझे तो ये चीजें जब आपको सिखाई जाती है ना बचपन में, तो फिर आपको वो ये सुसाइड थॉट्स और ये सब नहीं आता, आपको लगता है क्या है यार, हो गया चलो ठीक है। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ कि दैट ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में सारी चीज़ें ना जुड़ जाती हैं आपके मेंटल न्यूरॉन्स में, कि वो उसी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। हाँ, तो वो आप अगर बच्चा आपका जो है जब बचपन से ही मम्मी मतलब दादा दादी सिखा देंगे, मैं अपने बाबा को बब्बा बोलता था, दादी को माता, तो जो वो लोग सिखा देंगे ना आपको, वो मतलब कोई सिखा ही नहीं पाएगा, कोई कॉपी किताब, मतलब वो तुम्हें लाइफ का एक ऐसा चैप्टर सिखा देंगे उन 10-12 साल तक उम्र में कि तुम वो पूरा लाइफ काम आएगा। तो हर्ष की तरफ से एडवाइस है अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल स्पेंड करो, मतलब जो तुम्हें वहाँ नॉलेज मिलेगा, जो तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, वो कहीं नहीं। यार आपकी स्टोरी सुन के काफ़ी मोटिवेटेड हुआ मैं कि दैट भाई यार अपने 4 साल दिए, अपनी ड्रीम था आपका कि भाई ड्रीम है, अभी भी आई थिंक चल रहा होगा कि हाँ, अब बस मेरा ऐसा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ, मैं जर्नलिज्म कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मतलब मुझे कुछ भी करा लो मैं कर लूँगा, बट मेरा ऐसा मन करता है कि यार अब नीट मैं छोड़ दूँ। यार एक पॉपुलर एडवाइस है, मैं आपको देना चाहूँगा। एक पॉपुलर एडवाइस ये है कि ऑलवेज हैव अ ऑप्शन ए एंड बी नहीं रखो, और ए को रखोगे तो वो प्रायोरिटाइज कर पाओगे एंड उसी के सारे चलो। भाई मैंने बड़ा स्टडी करा लाइफ में कि भाई एक ही ऑप्शन रखना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑप्शन आप रखते हो तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है चॉइसेस की वजह से आप कभी कभार बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है नहीं होगा तो ये कर लेंगे। हाँ, मेरे पास तो भाई चॉइस भी नहीं थी, फिर भी नहीं होता अच्छा बट मेरे को ऐसा लगता है कि दैट यू शुड ऑलवेज कैरी योर ऑप्शन बी सी डी ई एफ टिल जेड। एंड क्यों रखना चाहिए? बस आपको फ्लेक्सिबल माइंड रखना चाहिए। हाँ, दैट एटलीस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, गिव योर बेस्ट शॉट, डू द बेस्ट, वही आपका एम होना चाहिए उस समय। अगर नहीं होता है तो देयर इज अ बिग लाइफ। हाँ, बिल्कुल, बहुत ब्रॉड है भाई लाइफ, एंड एवरी टाइम लाइफ गिव यू चांस, आपको चांस मिलता है। हाँ, कब चांस मिल जाए पता नहीं। लो अभी तक मुझे लोगों से मिलना था, आज तो मेरे पास इतना मीडिया बाइट आ रहा है, इतने लोगों से मिल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। लो आज मुझे क्या पता था कभी मिलूंगा आपसे क्या। यस, हम नहीं जानते थे कि दैट यू विल सिट ऑन अ पॉडकास्ट और हम ये बात कर रहे होंगे, बट एवरी टाइम यू गॉट अ चांस। मैंने बताया, मैं आपको इंटरव्यू देख रहा था, मुझे सही लगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि दैट यार समबडी इज टॉकिंग अबाउट सेंसिबल थिंग। हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है, बट दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट, मतलब ये बिल्कुल अपने प्योर सोल से बोल रहा है, और उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई नेता हो किसी पार्टी का तो वो आवाज़ उठानी है। कोई भी उठाए भाई, सब लोग काम करें। मैं तो कहता हूँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों मिलकर ऐसा देश बनाओ कि भाई सब ये आतुर हो जाए कि मैं तो भाई बीजेपी को बनाऊंगा, वो सब मतलब सब तुम्हारे लिए जान छिड़के, ऐसा काम करके जाओ भाई यार। मतलब एक मिसाल पेश कर दो कि भाई यार देश कुछ था यार। गुड थॉट यार। मतलब मेरा कहना है कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास, मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी, जैसे कि हमारा कहना रहता है हमेशा कि अगर आपके पास एक चीज़ है तो पहले उसको संभालो फिर दूसरी पकड़ो। जैसे आपके पास अगर 1000 बीघे का खेत है तो आप पहले उसको देखो भाई, वहीं से अच्छा आउटकम है। तो ऐसे ही देश का पता है सबसे बड़ी चीज़ है संस्कृति। भारत देश को किसी के लिए जाना जाता हो ना जाना, तो संस्कृति के लिए जरूर जाना आता है भाई। जो भी बंदा यहाँ कहीं से भी आए किसी भी देश से, वो लोगों से मिले झूले, रिक्शा वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, कोई भी से मिले, वो इतना प्रसन्न होके जाए भाई। लोग इस चीज़ को समझते हैं भाई, आपकी लैंग्वेज समझ पाए ना समझ पाए, आपका प्यार भाव सब समझते हैं भाई। जानवर समझता है तो जो इंसान है वो तो समझ ही लेगा। तो वो इतना खुश होके जाए देश से कि यार भाई भारत जो है कुछ अलग ही चीज़ है। मतलब जो जब आए तो वो जब यहाँ से जाए तो वो संस्कृति वो लेकर जाए। हाँ, अब लोग कहते हैं इससे फायदा क्या होगा, देश कैसे, भाई वो भी चलाओ, वो संस्कृति तुम्हारे पास ज़्यादा बड़ी है। तुम संस्कृति में तो टॉप हमेशा कर सकते हो, लेकिन तुम उसको तो छोड़ दे रहे हो कि यार छोड़ो, इससे क्या मतलब है।
लोग कहते हैं कि इनसे क्या होगा, अब पैसा कैसे आएगा। फिर एक बात बताओ, दुबई के पास पैसा कैसे आता है? टूरिज्म से ही पैसा आता है। अब इंडिया में टूरिज्म पता कैसे बढ़ेगा? जब इतने अच्छे लोग होंगे, हर माँ बाप, चाहे कोई भी हो, माँ बाप जिसका भी है, चले भले ही माँ बाप पहले आतंकी रहे हों, लेकिन वो अपने बच्चे को हमेशा अच्छा बनाना चाहते हैं। जब वो जैसे देश में आएंगे तो वो क्या सोचे कि मेरा बच्चा जो है भारत में जाके संस्कार लेके आए कुछ, तो वो पहले तो अपने मुंडन कराने के लिए बच्चों के यहाँ भेजेंगे, फिर वो शादी विवाह की, हम तो भाई इंडिया में शादी करेंगे, वो तो यार एक कल्चर, एक अलग ही इन्वायरमेंट है, मतलब एक मंदिर सा हो पूरा देश, उनके मतलब एक अलग ही फील है। मतलब ऐसा बनाने का सोचते क्यों नहीं है? हो सकता है, जबकि भाई तुम्हारे पास तो इतनी सांस्कृतिक विरासत है, तुम उसको संभाल क्यों नहीं रहे हो? गुड थॉट ब्रो। जैसा मैं बताऊँ आपको रियलिटी, तो मेरा छोटा भाई, उसने भी इस बार नीट दिया है, तो उसने पूरा 11th-12th मेरे से ही पढ़ा है। मतलब आज के टाइम पर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा इंडिया में जिसने मतलब एक टीचर से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा हो, वो शायद मेरा भाई है अकेला। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा था कि हम उसको कोटा भेज सकें, तो मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। बाई चांस की बात कि उसको वो सब समझ में भी आने लग गया। मतलब उसने अपने क्लास में 3rd पोजीशन हासिल करी है, और जिस बच्चे की 4th भी आई होगी ना, उसने भी उससे ज़्यादा मेहनत करी होगी। पता है क्यों? क्योंकि उसको मेरा समझ में आ गया। बाई चांस की बात है, मैं मतलब कोई टीचर तो था नहीं, मैंने उसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारे घर में अब पैसा नहीं बचा था कि हम उसको पढ़ाने भेज सके। सबसे छोटा भाई वही है, तो उसको हमने पढ़ाया, और उसके भी अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, मतलब लगभग मेरे बराबर ही आ रहे हैं। वो तो मेरा दिन ही उस दिन ख़राब हो गया, लाइट वगैरह नहीं आई, तो उसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो उसे मैंने पढ़ाया, उसको समझ में भी आ गया सब कुछ। वही चीज़ है। आई फील सो गुड यार कि दैट आप खुद भी पढ़ रहे हो, अपने भाई को भी मोटिवेट कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट या रिसोर्सेज हमारी कंट्री में थोड़े से लैक करते हैं। जो सीढ़ी है वो सीधी नहीं है यार, वो सीढ़ी में ना अलग अलग जगह पे कहीं पे कनेक्शंस की जरूरत हाँ, आ तो जा वही रहा है। चीज़ें करी जाए, वो चीज़ें मतलब एक अलग ही लेवल की दुनिया बन जाए भारत भाई, Smooth। वो मज़ा आ जाए। एक मैंने आपको बताया ना, इंडिया एक एरिस्टो क्लास वाली कंट्री है, जहाँ पे जो इस लेवल पर है उनके लिए हर चीज़ उपलब्ध है बहुत ईजिली, मतलब उनको लाइन में नहीं लगना। और जो जिनके लिए नहीं है तो उनके लिए वो 100 गुना टफ है। हाँ हाँ, उनके लिए वो एक एक स्टेप बड़ा स्ट्रगल भरा है, और वो समझना भी इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अगर मैं एक प्रिविलेज हाउस में पैदा हुआ हूँ तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि यार वो सरकारी स्कूल वाले पे बीत क्या रही है। मेरे को ये लगेगा कि वो कहते हैं ना हमारे माँ बाप, जिसको पढ़ना है वो मोमबत्ती में पढ़ लेगा, हाँ, वो तो कहने जो वाली लाइट बात में है, पढ़ लेगा, बट लेकिन वो नहीं। उसने जो पढ़ा है वो अलग ही बात है। मैं पॉडकास्ट में हूँ, मैंने पॉडकास्ट अपने दम पे स्टार्ट करा, अपने दम पे मैं कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ को फील करा दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आप प्रिविलेज हो या नहीं हो। आप प्रिविलेज हो, अब मैं किसी नेता का लड़का हूँ, मैं यहाँ पे कल किसी को भी बैठा सकता हूँ बिल्कुल, इस बिल्कुल। फ्रंट चेयर पे अपने, चाहे मेरे सब्सक्राइबर या बिल्कुल ही कम हो। मेरे अंदर टैलेंट है नहीं है कुछ मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल। मैं लाके डाल दूंगा, उस पर व्यूज आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं पेड व्यूज खरीद लूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज माई प्रिविलेज, ये मेरा प्रिविलेज है। हाँ हाँ, बट अगर नहीं है तो वो ही नेता को लाने के लिए पहले मुझे 500 के करने पड़ेंगे, तब मैं तो पहली बार उनसे मिल पाऊंगा और इतनी खुल के बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऐसे लोगों में कभी उठा बैठा ही नहीं। मेरे को तो पता, मेरे लिए तो बहुत बड़ा आदमी है। तो दिस इज द डिफरेंस। ये इंडिया में ही है। इसीलिए मुझे कभी कभार लगता है कि दैट बेटर अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी वो बेटर अपॉर्चुनिटीज ना लोगों तक पहुंच नहीं पाती कभी। हाँ हाँ, अपॉर्चुनिटीज सब बोलते हैं कि इंडिया में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है। बट सिस्टम बहुत खराब है। सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट भी है कि अगर है भी तो जिनके पास 4 पैसे हैं, जिनको कुछ नहीं करना है, वो जाके खरीद लेते हैं एंड वो आपकी जगह पे चले गए। और जो इंसान पूरे साल मेहनत करी है उसका क्या हुआ? वो तो बेचारा पीछे पीछे रह गया। तो देयर आर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, बट थैंक यू सो मच मैन फॉर कमिंग अप। एंड जो भी आपने अपने पॉइंट्स रखे, आई थिंक लोग सुनेंगे एंड पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड सही सोचेंगे यार लाइफ में। एंड आई विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू ब्रो। आई थिंक आपको ये क्रिस्प कॉन्वर्सेशन बहुत समझ में आई होगी। हर्ष क्या अपनी ओपिनियन रखना चाहता था, हर्ष ने जो मुद्दे बताए, या जो हर्ष की अपनी पर्सनल लाइफ थी, एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ कैसी थी, आई थिंक आपको उसकी एक गहरी झलक देखने को मिली होगी कि दैट किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है एक आम इंसान को जब उसके सपने बड़े होते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और इस पॉडकास्ट को शेयर करो जनरल पब्लिक तक, ताकि वो समझ पाए कि नीट एस्पिरेंट के मन की बात क्या है। मैं मिलूंगा अगले किसी एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मैं मिलता हूं किसी अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।